नमस्कार। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। आप सभी सन्मित्रों का और भविष्य के आयुर्वेद ग्रेजुएट्स का अर्थात बीएमएस ग्रेजुएट्स का अर्थात वैद्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आयुर्वेदीय पुणे इस संस्था के द्वारा आयोजित इस उपक्रम में आयुर्वेद का स्टडी क्यों करें और कैसे करें, आयुर्वेदाचा अभ्यास का करायचा आणि कसा करायचा, इस विषय पर कुछ मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पुनश्च सर्वप्रथम आयुर्वेद क्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और इस क्षेत्र में आने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन क्यों? क्योंकि जीवन में कुछ अच्छे योग आने के लिए, सुयोग आने के लिए हमारे पूर्व कर्म भी अच्छे होना आवश्यक होता है। ईश्वर की कृपा होना आवश्यक होता है। ईश्वर की कृपा से या हमारे अच्छे पूर्व कर्मों के कारण ही हम हमारे जीवन में कुछ अच्छे संयोगों को, अच्छे अपॉर्चुनिटीज को प्राप्त कर सकते हैं। आज आपकी उम्र 16-17 के आसपास है, तो ऐसा तत्वज्ञान या ऐसा अध्यात्म आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज आप जोश में हो, आप फुल ऑफ एनर्जी हो, आप में महत्वाकांक्षा है, आप में पूरा जग जीतने की जिद है, शायद क्षमता भी है। तो आपकी उम्र की तुलना में 35 साल जो मैं आगे हूँ, तो मेरी उम्र में इस तरह की बातें शोभा देती है, लेकिन आपको इस उम्र में ऐसा सुनना उतना शायद अपेक्षित या उचित नहीं लगेगा। ठीक है, व्याख्यान के अंत में फिर से इस ओर आएंगे। देखिए, ये कोई व्याख्यान या लेक्चर मत समझिए। मैं एक कल्याण मित्र के रूप में आपसे संवाद के लिए उपस्थित हूँ। आई एम नॉट हियर एज अ लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर और एनी learned person. I am here as a Kalyana Mitra, a friend who wishes welfare in your life, your welfare in your life. So all the best. आयुर्वेद का स्टडी क्यों करें, ये भी कोई सवाल है। अगर हम इस बीएमएस कोर्स में एडमिशन लिए है, तो उस कोर्स में जो सिलेबस है उसका तो स्टडी करना ही चाहिए। तो ये सवाल ही गलत है कि आयुर्वेद का स्टडी क्यों करना चाहिए। इसका सीधा आंसर ये है कि हमने इस सिलेबस में, इस करिकुलम में और इस करियर में हमने ग्रेजुएट करने के लिए एडमिशन लिया है, तो उसका स्टडी तो करना ही है। तो ऐसा लेक्चर का विषय क्यों होना चाहिए कि आयुर्वेद का स्टडी क्यों करें। अच्छा, ये दूसरा जो प्रश्न है वो उचित है कि आयुर्वेद का स्टडी कैसे करें। ये तो मानना चाहिए, जानना चाहिए, ये योग्य प्रश्न है। किंतु ये प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग लगता है कि आयुर्वेद का स्टडी क्यों करें। उसका तो आंसर आपको पता है कि आपने इस कोर्स को चुना है, आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, आपको आगे जाके बीएमएस का ग्रेजुएशन डिग्री मिलनी है, तो जिस डिग्री के लिए प्रवेश लिया है, एडमिशन लिया, उसका तो स्टडी करना है। वैसे ही तो करते आए हैं। 8वीं कक्षा में 8वीं के सिलेबस का स्टडी किया, 12वीं की कक्षा में 12वीं की सिलेबस का स्टडी किया। वैसे यहाँ आए हैं तो बीएमएस के सिलेबस का उस ईयर में स्टडी करेंगे। तो उसमें क्यों करना है, ये भी कोई सवाल है। देखिए, आयुर्वेद का स्टडी क्यों करना है, इस सवाल का जब आप उत्तर पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर जब आपके सामने मैं रखूंगा, तब उस उत्तर के अनुसार ये स्टडी कैसे करना है, ये अध्ययन विधि कैसे होना चाहिए, ये स्टडी का पैटर्न कैसे होना चाहिए, वो तय होगा। क्योंकि अगर प्रयोजन ही पता नहीं है तो उसको आप विधि कैसे बताएंगे। अगर आपको उसका उद्देश्य, उसका मोटिव, उसका एम, उसका पर्पज ही पता नहीं है, तो आप उसका जो विधि है, उसकी जो प्रोसीजर है, वो कैसे जान पाएंगे। इसलिए पहले जरूरी होता है कि आयुर्वेद का स्टडी क्यों करना है। क्योंकि बीएमएस में एडमिशन लेना और आयुर्वेद का स्टडी करना, इसमें अंतर होता है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। हमने तो आयुर्वेद के लिए स्टडी के लिए एडमिशन लिया है, हमने तो बीएमएस कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, तो ऐसे कैसे होगा कि बीएमएस और आयुर्वेद का स्टडी अलग अलग होगा। दुर्दैव से ऐसा है
यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं किसी कॉलेज के किसी प्रोफेसर को नीचा दिखाने के लिए या उनके ड्रॉबैक्स बताने के लिए इस व्याख्यान में नहीं, लेकिन ये वस्तु स्थिति है। 33 साल पहले भी वैसे थी, मेरे एडमिशन के पहले भी वैसे थी, आज भी वैसे ही है, और संभवतः आज से 10, 15, 20 साल के बाद वैसे ही रहेगी। और फिर से उसी समय भी कोई और एरेथ का स्टडी क्यों करना है और कैसे करना है, इस विषय पर उस जमाने के नए नए एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट्स को बताने के लिए खड़ा होगा, प्रेरित होगा, आरंभित होगा। तो स्टडी क्यों करना है? और देखिए ऐसा है कि यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स का अर्थ क्या होता है कि 12वीं कक्षा के बाद जो एक साइंस का स्टूडेंट होता है, वो जब 12वीं कक्षा की परीक्षा देकर आगे जाता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। अगर वो पीसीएम ग्रुप का है तो उसको इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, और अगर पीसीबी क्षेत्र का है तो उसको मेडिकल फील्ड खुला है। मेडिकल फील्ड में आपको पता है कि एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, बीएमएस है। तो प्रायः ऐसा एक होता है जनरली, मैं सभी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एमबीबीएस में एडमिशन लेना संभव नहीं हुआ, वो बीएमएस में आ जाते हैं। तो बीएमएस में आना और आयुर्वेद में आना, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। बीएमएस और आयुर्वेद एक नहीं है। ऐसे कैसे? देखिए, यहाँ पर इन दिस प्रोफेशनल कोर्स देयर इज नो वन टू टीच यू हैव टू लर्न। आप जैसे आगे गुजरते जाएंगे, चलते जाएंगे आपके करिकुलम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर इंटर्नशिप, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि अरे पढ़ाई अलग चीज है और प्रैक्टिस अलग चीज है। टेक्स्ट बुक जो होता है, जो आप आपके करिकुलम में, आपके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में अमुक विषय के लिए, अमुक सब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे, इट इज जस्ट अ सैंपल ऑफ दैट सब्जेक्ट। वो एक आंशिक केवल इंट्रोडक्शन होता है। टेक्स्ट बुक इज इंट्रोडक्शन टू जनरेट एंथुजियाज्म रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, to create interest regarding that subject. So you will explore entire subject through the available resources called as reference books. आपको आज तक रेफरेंस बुक पता नहीं होती है। आप 12वीं कक्षा तक सरकार ने या आपके बोर्ड ने जो भी एक सिलेबस का बुक दिया होता है, टेक्स्ट बुक जिसे कहा जाता है, उसी को संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण शिक्षण, संपूर्ण ज्ञान मानकर चलते हैं। उसी पर परीक्षा होती है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होता है, और आप उसको रट के, उसको पूरा का पूरा वोमिट करके आपके जो भी मार्क है वो पा लेते हैं, और आपको जिस भी कक्षा में, जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए उसमें एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स, यू आर एक्सपेक्टेड कि आप यहाँ से आगे जो भी विषय पढ़ोगे, जिस भी ईयर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में आप स्टडी करोगे, उसका उपयोग करके प्रैक्टिकली आपके सामने जो आज से 5.5-6 साल के बाद पेशेंट आएगा, उस पेशेंट को ट्रीट करके, उसको ठीक करके आपको उसका चार्जेस के रूप में जो पैसा मिलेगा, उससे आपकी जीवनी चलने वाली है। आपका करियर इस नॉलेज पर निर्भर करता है कि आपने क्या पढ़ा, और वो पढ़कर आपने वो काबिलियत आई है कि नहीं, कि आप सामने आने वाले लाइव पेशेंट को उसके रोग से मुक्त करके, उसको स्वास्थ्य प्रदान करके, उससे मिलने वाले पैसे से आपको जिस लेवल की लाइफस्टाइल चाहिए उस लेवल तक जा पाते हो या नहीं। सो दिस इज द पर्पज ऑफ स्टडी ऑफ योर गिवन करिकुलम, है ना। आपने आपके माता पिता ने फीस भर के या आपके स्कॉलरशिप के बुद्धिमत्ता के जोर पर आप इस कोर्स में आए हो, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, या ग्रांटेड कॉलेज में होंगे, या प्राइवेट कॉलेज में होंगे। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज में है तो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने स्कोर से आए हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में है तो आपके माता पिता के सामर्थ्य से है, जो भी हो। नाउ यू आर बियॉन्ड दैट लाइन, सो लेट अस फॉरगेट व्हाट इज द पास्ट। हमें ये सोचना है, ये देखना है कि आगे हमने स्टडी क्यों करनी है। तो इसका पहला सीधा आंसर ये है कि हमारे माता पिता ने या मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो कोर्स में जो भी सिलेबस करिकुलम होगा उसका स्टडी करना मेरा कर्तव्य है। उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके, मार्क लेके आकर पास होना, डिस्टिंक्शन प्राप्त करना, जिससे कि मुझे आगे पीजी के लिए भी उसका फायदा हो। इस दृष्टि से मैं प्रयास करूंगा, इसलिए मुझे स्टडी करना है। ये इसका सीधा एकेडमिक आंसर है। दूसरा आंसर मैंने दे दिया
कि आपको स्टडी इसलिए करना है कि आप में वो काबिलियत आनी चाहिए, कि आप में वो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज आना चाहिए, जिससे कि आपकी जिंदगी में जब पेशेंट आप चेक करोगे, ट्रीट करोगे, तो उसको स्वास्थ्य प्रदान करने के बाद एक कंसल्टिंग फी के रूप में आपको जो धन प्राप्त होगा, उससे आपकी जीवनी, आपको एक्सपेक्टेड लाइफस्टाइल के लेवल तक आपको चलाने की क्षमता आनी चाहिए। ये इसका दूसरा आंसर है। अभी तीसरा आंसर ये है कि आयुर्वेद और बीएमएस सिलेबस, इनमें अंतर होता है। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा ही होता है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी देखिए, जो मार्केट में चल रहा है उससे 10 साल पीछे टेक्स्ट बुक होते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग फील्ड में, वो जो पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक में, उससे मार्केट जो है वो 10 साल आगे जाता है। हर क्षेत्र में वही होता है, क्योंकि जो चल रहा है उसका अनुभव लेकर, उसका संकलन करके, उसका पुस्तक में रूपांतर होके आपके सिलेबस तक वो परकोलेट हो जाए, उसमें बहुत समय चला जाता है। इसलिए क्यूरिकुलम, टेक्स्ट बुक, प्रिंटेड चीजें और या आपके कॉलेज के लेक्चरों द्वारा लेक्चर में पढ़ाई जाने वाली यूनिवर्सिटी ने या सीसीआईएम ने, कंट्रोलिंग बोर्ड जो है, उन्होंने दिया हुआ सिलेबस और आने वाला पेशेंट आपके लाइफ में आज से 6 साल के बाद, अगर आप पीजी करोगे तो आज से 9 साल के बाद, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो फील्ड एंड एकेडमी, इसमें अंतर होता है। तो इस अंतर को पार करने के लिए एक आवश्यकता होती है अलग विधि की। इसलिए पहले वो पर्पस जानना चाहिए कि आयुर्वेद और बीएमएस सिलेबस और आयुर्वेद क्षेत्र, इनमें क्या अंतर होता है। वो अंतर पता चलेगा तब आपका विधान बदलेगा, आपकी प्रोसीजर बदलेगी, आपकी स्टडी का पैटर्न बदलेगा, आपके स्टडी के टूल्स बदलेंगे, आपके स्टडी का शेड्यूल बदलेगा, आपके स्टडी का मोटिवेशन बदलेगा, आपकी स्टडी का, उसके पीछे का जो आपका डिटर्मिनेशन है वो बदलेगा। तो क्यों करना है? देखिए, आपको जो पढ़ाया जाएगा, अगर आप सुदैवी हैं, आपको पढ़ाने वाले लेक्चरर स्वयं प्रैक्टिस में पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट करके उनको ठीक करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो पढ़ाया जाएगा वो आप पेशेंट पर देख पाएंगे, पेशेंट को ट्रीट करके पेशेंट को ठीक होता हुआ देख पाएंगे। तो आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो दिखाई देने के कारण ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है कि स्पेस पर वो जो था वो आदमी उतर गया और 4 कदम चल के आया। आपको विश्वास रखना है, आप जा नहीं सकते। हाँ, थियोरेटिकली आप जा सकते हो, प्रैक्टिकली हर एक जो बच्चा पढ़ रहा है कि चांद पर आदमी उतर के आ गया था, वो उसको टैली करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए नहीं जाता है। लेकिन आज से आप प्रोफेशनल कोर्स में जो भी एक एक वाक्य पढ़ोगे, उसका आपको प्रत्यय, अनुभव, उसका रियलाइजेशन आपको फील्ड में, आपके रोज के व्यवहार में आता चला जाएगा। और यही दुर्दैव है कि आप बीएमएस के करिकुलम में जो पढ़ते हो और आयुर्वेद शास्त्र नाम की जो स्थिति है, उनमें बहुत बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा फासला है, गैप है, और उसको भरने के लिए आपको स्टडी अलग से करना पड़ता है। क्या गैप है वो? तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्स्ट बुकों में उस विषय को मूल संहिताओं से, जो आयुर्वेद का मूल ज्ञान है वो 3 संहिताओं में है। जैसे कि आपको शायद पता चल गया होगा अभी 2-4 दिनों में या पिछले एडमिशन के बाद 10-12 दिनों में कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय इनमें है। वो जो तीनों संहिताएं हैं उनमें 120 और 150 यानी 240 और 150 यानी 390 अध्याय है। वो सारे के सारे अध्याय में जो शास्त्र लिखा हुआ है, जो ज्ञान लिखा हुआ है, वो सारा टेक्स्ट बुक में उतर नहीं पाता है। इसलिए उन्होंने उन सारे नॉलेज के पोर्शन का 18 सब्जेक्ट में डिवीजन किया और एवरेज 6 सब्जेक्ट आपके 3 ईयर्स में रखे, और आपको ये बताया गया कि ये 6 सब्जेक्ट करके आपको उन संहिताओं में जो नॉलेज है वो पढ़ना है। तो ये तोड़कर टुकड़े करके आपके सामने रखा गया है। उस कारण से क्या होता है कि जो ओरिजिनल रेफरेंस बुक्स है वो आप पढ़ नहीं पाते। दूसरा एक कारण ये है कि वो जो शास्त्र है जो आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले वो संहिताएं लिखी गई हैं, वो संस्कृत भाषा में है, और आप आज जो पढ़ते हो आपकी स्थानिक भाषा में, जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज हो उसमें, या अंग्रेजी में या हिंदी में पढ़ते हो। आपको संस्कृत आती नहीं,
आप उसको बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि व्यवहार की भाषा नहीं है। इसलिए आपको सीधा अगर आप संस्कृत की संहिताओं को देखने के लिए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वहां से जो भाषांतरित होकर आया है वो दुर्दैव से सुयोग्य नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो वो आदमी भटक जाता है। मैं आपको एक बुरा उदाहरण देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए। आपकी माताजी, आपका सबसे प्रिय व्यक्ति आपके जीवन में कौन है? यदि आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपके जीवन में आपकी माताजी, पिताजी, बड़ा भाई, बड़ी दीदी, ये आपका प्रिय व्यक्ति होता है। मान के चलिए आपकी माताजी आपकी सबसे प्रिय व्यक्ति है आपके जीवन में। अच्छा, ठीक है, तो आपका सबसे प्रिय खाने का पदार्थ कौन सा है? तो आपका सबसे प्रिय खाने का पदार्थ है, मान लो कि किसी का चिकन होगा, किसी का जिलेबी होगा, ठीक है, वेज नॉन वेज वाले लोग होते हैं। तो आप स्टडी कर रहे हैं आपके एंट्रेंस का, नीट का, है ना, और आपको स्टडी के लिए इतना समय दिया आपने कि आपको खाने की तक सुध नहीं है। तो आपके जो प्रिय व्यक्ति है माताजी, उनको आपके प्रति बहुत चिंता है, तो आपने कुछ खाया नहीं, तो वो आपके पास में आते और आप उनको बोलते, देखिए माताजी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है खाने के लिए। तो माताजी ने मान लो ऐसा किया, ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मान लो ऐसा किया कि उन्होंने आपका जो सबसे प्रिय पदार्थ है, जिलेबी है या चिकन है, वो लेके आई थी, लेकिन आपके पास समय नहीं उसको खाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो जिलेबी या वो चिकन का टुकड़ा अपने मुंह में डाल दिया, उसको चबाया 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 चबाया, अभी निगलने की स्थिति तक वो आ गया। इतना चबाने के बाद फिर उन्होंने अपने मुंह से वो निकाला हाथ में उनके, और आपको बोला, बेटा या बेटी आकर मैं आपको डायरेक्टली निगलने की स्थिति में आया हुआ ये चिकन का या जिलेबी का टुकड़ा आपके मुंह में डाल देती हूँ, तो आप खाएंगे? क्या बोले, कितना शादी। देखिए, कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, कितना भी प्यारा पदार्थ हो, कितना भी फेवरेट हो, आप उसको खा नहीं पाएंगे। माताजी भी प्रिय है, जिलेबी या चिकन भी प्रिय है, फिर भी आप खा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आया है वो विधि बहुत गलत है। ऐसे प्रायः ट्रांसलेशन में होता है कि संस्कृत संहिताओं में कुछ लिखा हुआ है जो ओरिजिनल ज्ञान है, वो अगर आप ट्रांसलेटेड बुक्स के द्वारा पढ़ने का प्रयास करोगे तो उसकी स्थिति ऐसी होती है, चबा चबा कर निगलने की स्थिति तक आया हुआ आपको रेडीमेड खाने के लिए दिया है, लेकिन आप खा नहीं पाएंगे। खाएंगे नहीं खाएंगे। सेम वो स्थिति ट्रांसलेटेड लिटरेचर की, ट्रांसलेटेड अवेलेबल मटेरियल की है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्यों? क्योंकि संस्कृत में वो जो ट्रांसलेशन करने वाला आदमी वो संस्कृत के ओरिजिनल ग्रंथों को पढ़ेगा, 100 शब्दों को पढ़ा, उसमें से उसको 75 शब्द समझ में आया, उसको जो समझ में आया उसने वो उसके हिसाब से उसके शब्दों में लिखा, उसने जो लिखा वो आपने पढ़ा, आपने जो पढ़ा उसमें से आपको कुछ समझ में आया, उसमें से जो समझ में आया उस पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने जो समझा उसमें से आपने थोड़ा लिखा, आपने जो लिखा उसमें से थोड़ा एग्जामिनर को समझ में आया। तो ये जो ओरिजिनल नॉलेज है उसका कौन सा हिस्सा, कौन सा अंश, कितना परसेंट डिलीवर होता है सामने वाले को, इसे कहते हैं पात्र परंपरा संचार्यमाण क्षीयमाण मधुवत। मान लो कि एक शहद ले लिया 1 लीटर, और वो एक पात्र से दूसरे पात्र में, दूसरे वेसल से तीसरे वेसल में, तीसरे वेसल से चौथे वेसल में से डालते चले गए, तो 10वें वेसल में क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि थोड़ा 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 इधर उधर चिपकते जाएगा, तो लास्ट के वेसल में कुछ नहीं पहुंचेगा। ये ट्रांसलेशन की स्थिति है। ट्रांसलेशन दुर्दैव से सदोष है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो मोबाइल है, ये इंग्लिश में ना चलाए आप, या आप आपकी स्थानिक भाषा में चलाओ, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, कन्नड़ा में, गुजराती में, तो आप चला पाएंगे उसको? आपने देखा भी होगा, कभी लैंग्वेज सेटिंग चेंज करके देखिए कितना विचित्र लगता है। ये जो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, ये जो गैजेट्स है, ये जहां बने वहां की अपनी टर्मिनोलॉजी है। सेव है, कॉल है, फ्लॉपी है, सीडी है, पेन ड्राइव है, ऐप है ना? अगर आप उसको ट्रांसलेट करके स्थानिक भाषा में, मातृभाषा में पढ़ना बहुत उचित होता है, आसान होता है। ये थियरी है, उसको आप वैसा पढ़ने की, यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो उपयुक्त नहीं होता है। मैं चाहे कितना भी आपको आपके मोबाइल में हिंदी या मराठी या कन्नड़ा या गुजराती भाषा सेटिंग कर दूं, आपको वो उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि आपको कॉल, रिजेक्ट, सेव, कॉन्टैक्ट, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आदि हो चुके हैं। वैसे उस डिस्कवरी की, उस नॉलेज की अपनी एक भाषा होती है।
और आयुर्वेद शास्त्र की भाषा, बीएमएस करिकुलम की नहीं, बीएमएस के टेक्स्ट बुक की नहीं। मैंने जैसे कहा टेक्स्ट बुक इज एन इंट्रोडक्शन। आप किसी मिठाई की दुकान में जाकर बोलते ये लड्डू कैसे दिए, ये हलवा कैसे दिया, ये बर्फी कैसे दी, तो एक छोटा सा टुकड़ा आपको देता है कि साहब चख के देखिए। टेक्स्ट बुक वो एक सैंपल का टुकड़ा है उस मिठाई का, उस हलवे का, उस बर्फी का, कि जिसको चखने से, जिसको पढ़ने से आपको उस विषय के प्रति रुचि, जिज्ञासा, इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म डेवलप हो और आप उस टेक्स्ट बुक के परे उस विषय में जो बहुत सारा अनंत पार नॉलेज है उसको एक्सेस करने की शुरुआत करें और उसको एक्सेस करने की क्षमता के लिए प्रयास करें। तो ये सारा जो नॉलेज है संस्कृत में है। आपको एनाटॉमी नाम का सब्जेक्ट आएगा, फिजियोलॉजी आएगा, अगले साल फार्माकोलॉजी आएगा, उसके अगले साल सर्जरी आएगा, गायनेकोलॉजी आएगा, मेडिसिन आएगा। ये सारी जो पुस्तकें हैं मॉडर्न मेडिसिन की, ये अंग्रेजी में है। कोई ये नहीं आपको कहेगा कि यार वो हैरिसन डेविडसन ग्रे या ये जो पैथोलॉजी की पुस्तक है या फिजियोलॉजी की गाइटन है, ये अंग्रेजी में मत पढ़ो, तुम तुम्हारे मराठी में, हिंदी में, कन्नड़ा में, गुजराती में पढ़ो, स्थानिक भाषा में पढ़े। कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं, वो आपको अंग्रेजी में पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो नॉलेज है वो उसी भाषा से निर्माण हुआ है और उसी भाषा में वो आपको उचित लगेगा, उचित समझ में आएगा, उसका उचित व्यवहार होगा। मान लो कि मराठी के लिए मैंने आपको कहा कि संगणक के मातृफलक से, चाबी फलक से आपने दर्शक पर चूहे के द्वारा कुछ लिखना है। अरे क्या पता चला आपको? You have to see something on monitor using mouse and keyboard which will be processed by motherboard of your computer. ठीक है, ये आपको झट से समझ में आया। तो ऐसे ही हर एक शास्त्र की अपनी परिभाषा, अपनी टर्मिनोलॉजी, अपनी लैंग्वेज होती है। अगर आप उस लैंग्वेज तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आपको वो कतई समझ में नहीं आती है और आप ट्रांसलेशन पर निर्भर रहोगे तो आप उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इस कारण से प्रायः आप समाज में देखोगे कि बीएमएस डिग्री लेने वाले 90 या 95% लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं करते, वो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। वो खुद को वैद्य नहीं कहते, वो खुद को डॉक्टर कहते हैं। वो अंग्रेजी दवाएं देते हैं, वो आयुर्वेद की दवाई नहीं देते हैं क्योंकि वो दे नहीं पाते, क्योंकि उनको आयुर्वेद से सीखे हुए, आयुर्वेद के नॉलेज से पेशेंट को ठीक करने की क्षमता और आत्मविश्वास नहीं होता है। संस्कृत में कैसे सीखेंगे? पहली दिक्कत तो बच्चों की ये होती है कि संस्कृत हमारे बाप दादाओं ने तक नहीं पढ़ी है, हम कैसे पढ़ेंगे? मैं 12वीं कक्षा तक संस्कृत देखा नहीं है और मेरी 42 पीढ़ियों में संस्कृत किसी ने देखा तक नहीं। मैं बहुत एक ग्रामीण भाग से हूँ, पुणे के आसपास 9-10 किलोमीटर पर। उस जमाने में आज से 40 साल पहले धायरी नाम का गांव हुआ करता था। वहां पर रैट शिक्षण संस्था के एक मराठी मीडियम स्कूल में मैं पढ़ा। संस्कृत छोड़ दीजिए, हिंदी तक का पता नहीं था ठीक, इतनी दुर्दैव की स्थिति। और 12वीं कक्षा के बाद हम जब आयुर्वेद में आए तो संस्कृत तो किसी ने सुना ही, देखा ही नहीं। जिस व्यक्ति के कारण मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ वो मेरे 2 साल सीनियर स्टूडेंट थे, हमसे 2 साल सीनियर थे, हमारे सन्मित्र थे और 2 साल सीनियर होने के बावजूद वो हमारे गुरुजी थे। और आज 33 साल के बाद ये रियलाइज होता है कि वो केवल 2 साल सीनियर, केवल मित्र, केवल गुरुजी नहीं, अभी तो स्वयं भगवान थे। हमारा सुदैव ये कि हमें हमारे कॉलेज के पहले दिनों में ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने ये बताया कि आयुर्वेद क्यों करना है और कैसे करना है। हमारे उंगली को पकड़ के उनके सक्षम हाथों से उन्होंने हमें उस मार्ग पर चलाया कि जिस मुकाम पर हम आज पहुंचे हैं उसका श्रेय उन व्यक्तियों को जाता है जो हमारा 2 साल सीनियर था, हमारा प्रिय सन्मित्र था, हमारा गुरुजी था और हमारा भगवान था। क्यों? क्योंकि आज नहीं है। आज से 1 साल पहले हमारा सीनियर, हमारा सन्मित्र, हमारा गुरुजी, हमारा भगवान के घर चला गया वैद्यानिल पान से। बस तो उसके बारे में आपको बाद में पता चलता ही जाएगा क्योंकि बड़ी महान विभूति थी। आपका समय उसके लिए मैं अभी नहीं देता हूं। तो
जो शास्त्र जिस भाषा में है, अगर आप उस भाषा में उस शास्त्र को पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको ओरिजिनल रूप में समझ में आता है, और उस शास्त्र के उस ज्ञान से आप इतना सक्षम होते हो कि आपको आपकी जिंदगी में आपके सामने जो पेशेंट आएंगे उसको ठीक करने की क्षमता होगी और वो आत्मविश्वास होगा। और जिस लाइफस्टाइल की आप अपेक्षा करके इस मेडिकल फील्ड में, अभी मेडिकल फील्ड में आए हो, उस समय आप खुद को अभिमानित और सक्षम, समर्थ महसूस करोगे कि हाँ, मैं एक आयुर्वेदीय वैद्य हूँ, मैं एक आत्मविश्वास पूर्ण, सक्षम, सामर्थ्यशाली वैद्य हूँ कि जो सामने आने वाले पेशेंट के व्याधियों को ठीक करके मेरी जीवनी, मेरा लाइफस्टाइल उच्चतम स्तर पर रख सकता हूं। आप जिस अपेक्षा से इस फील्ड में आए हो उससे भी ऊपर की लाइफस्टाइल तक आप जा पाएंगे। जीवन के 4 प्रयोजन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। आप इस फील्ड में आए हो, आपके पिताजी ने आपको इस डीएमएस कोर्स में डाला है, तो आपको इसका स्टडी करना है, आपको अच्छे मार्क लाने, आपको पास होना है, आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता है, धर्म का अर्थ होता है धारणा, धर्म, जिससे जीवन की धारणा होती है वो धर्म है। दैट इज योर ड्यूटी, योर कर्म, आपका स्वीकृत किया हुआ उस समय का काम, योर जॉब। आपका इस समय का जॉब है कि अगले 6 साल में आप बीएमएस के सिलेबस में जितने 18 सब्जेक्ट है उनके सिलेबस को ठीक तरह से पढ़ो, उसको अच्छी तरह से पास हो जाए, आपका धर्म है, इसलिए आपको स्टडी करना है। दूसरा अर्थ, इस डिग्री के द्वारा आपको जो क्षमता प्राप्त होगी उससे आपको अर्थ, धन, पैसा प्राप्त होना चाहिए, इसलिए आपको स्टडी करना है। काम, काम यानी वर्क नहीं, काम यानी कामना, इच्छा, आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, एक्सपेक्टेशन, गोल, एम्स, ये सारा काम में आता है। और आपके जो भी पैसे और कर्तव्य के परे आपके जो सपने हैं, आपके जो डिजायर्स है, आपके जो गोल्स है, उसको परिपूरित करने के लिए आपको आज स्टडी करना है। आज का जो फाउंडेशन है वो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आज आप लेजर में रहोगे, मजा करोगे, लग्जरी करोगे, ऐश करोगे, तो पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी कष्ट करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी आपको रोते रहना पड़ेगा। आज यहाँ कष्ट करो, आज यहाँ खुद को गाड़ लो, बरी योरसेल्फ, बिग योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, सो दैट आगे का जो काल होगा, आपके तारुण्य का जो काल होगा, वो गौरवशाली होगा। इसलिए आपको काम पूर्ति यानी कामना पूर्ति यानी इच्छा पूर्ति यानी अपेक्षा पूर्ति यानी आपके एम्बिशंस, गोल, एम, पर्पज, इनकी पूर्ति के लिए आपको स्टडी करना है। और अंतिम है मोक्ष, उसको छोड़ दीजिए, उसको आप जिंदगी जी लीजिए, आज से 15, 20, 25 साल के बाद आप उस पर विचार करिए। लेकिन त्रिवर्ग जिसे कहा जाता है, धर्म, अर्थ और काम, जब हम एक्टिव लाइफ में होते हैं तो इन 3 चीजों के लिए हमें सक्षम बनना है। और उस सक्षम बनने के लिए आपको इस शास्त्र का स्टडी करना है, इसलिए आपको आयुर्वेद का स्टडी करना है। ये आपकी तरफ से होता है। अभी दूसरी तरफ से यानी आयुर्वेद की तरफ से, आयुर्वेद में ऐसा क्या है कि मैं इसका स्टडी करूं, इतना पुराना शास्त्र है, आउटडेटेड है। मैं अगर मोबाइल लूंगा तो क्या मैं अभी वो पुराना आपके बचपन के जमाने में था, टर 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 डायल था, उसको 3.5-4 किलो का, वो आप इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे। आप नोकिया का भी इस्तेमाल नहीं करोगे, 12 बटन वाला, जावास्क्रिप्ट वाला नहीं करोगे। आज आपको लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, ठीक है। तो मैं आज से 2000, 4000, 4500 साल पहले का शास्त्र क्यों पढ़ूं? क्योंकि वो परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है। कल एक मेडिसिन था, आज आउटडेटेड हो गया, कल उसके साइड इफेक्ट आ गए, मेडिसिन रद्द हो गया, ऐसे नहीं होता है। आज से 5000 साल पहले जो मेडिसिन बताया है वो आज भी उतना ही सक्षम है। ये अपरिवर्तनीय, शाश्वत, कभी भी न झूठ होने वाले, कभी भी असिद्ध न होने वाले, कभी भी अक्षम न होने वाले ऐसे औषधियों का ये शास्त्र है। किंतु संस्कृत में है तो क्या दुष्कर होता है? आप चैलेंज लेने के वय में हो, आपकी जो उम्र है, आपका जो ये एज है, ये चैलेंज को फेस करने का है, आह्वान को स्वीकार करने का है। तारुण्य का अर्थ क्या होता है? तारुण्य का अर्थ ये थोड़ी होता है कि 15 से 25, 15 से 30, नहीं। तारुण्य का, यूथ का, जवानी का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है आह्वान से प्रतीकारम क्रियते तदि यौवनम। जो चैलेंज को स्वीकार करे, उसको जीते, जो आह्वान का स्वीकार करे, उस पर सवार हो जाए, वो जो है वो तरुण है। इसलिए आप अगर तरुण हो, आप खुद को अगर यंग समझते हो, जवान समझते हो, तो चैलेंज ले लो। संस्कृत डिफिकल्ट कैसे हो गया? अरे मोर द डिफिकल्टी मोर द ग्लोरी। ये डिफिकल्टी फेस करने का ही आपकी उम्र है, तो ले लो चैलेंज कि मैं उसको सीखूंगा, क्या मुश्किल है। आप आपकी मातृभाषा जो कैसे सीखें? क्या आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने आपको ऐसे सिखाया, देख बेटा ये करता है, ये कर्म है, ये क्रियापद है, ये विशेषण है, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
वर्ब ऐसे सिखाया? नहीं सिखाया। आपकी माताजी, पिताजी, आपके घर के बड़े सदस्य, आपके पड़ोसी जिस भाषा में बात कर रहे थे वो भाषा आपको अनायास आ गई, बिना लिखे आ गई, बिना ग्रामर के आ गई, केवल सुन के आ गई, है ना। आप आपकी 3.5-4 की उम्र में भाषा बोलने लगे थे और आज तो आप पूरी तरह से आपकी भाषा बोल पाते हो, उसमें गालियां दे पाते हो। जिस भाषा में आप गालियां दे पाते हो वो भाषा आपको सही रूप से आती है, उत्तम रूप से आती है। जो भाषा आप रोज बोलते हो वो भाषा आप कैसे सीखे? जैसे मैंने बताया वैसे सीखे, सुन के सीखे। अच्छा चलिए, अगर आपकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, कन्नड़ा है और राष्ट्रभाषा हिंदी है मान के चलिए, तो आपने हिंदी कैसे सीखी? क्या आपको हिंदी आपके माताजी ने, पिताजी ने, आपके शिक्षकों ने ऐसे सिखाया ये कर्ता है, कर्म है, क्रियापद है, विशेषण है? नहीं। आप बचपन में रेडियो सुनते होंगे, कार्टून देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, सीरियल देख के आप बड़े हुए हो, बॉलीवुड की पिक्चरें आपने देखी, बॉलीवुड के गाने सुने, उनको सुन सुन के ही आपको हिंदी आई ना। कैसे हुआ? शाहरुख खान पर्दे से बाहर आके आपके सामने अगर बोला देखो मैं प्यार करता हूं, इसमें मैं करता है, प्यार कर्म है, करता हूं क्रियापद, ऐसे उसने सुनाया आपको? पढ़ाया आपको? नहीं। आप गाने सुनते गए, डायलॉग सुनते गए, सीरीज देखते गए, कार्टून देखते गए, आपको हिंदी आ गई। आप 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक, या अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप LKG से 12th तक अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आपको अंग्रेजी कैसे पढ़ाई गई? ग्रामर से। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये वर्ब है, ये टेंस है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन टैग है। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि यार आपके सिटी के बारे में या आपके घर के बारे में या आप अपने देश के बारे में एक 12 सेंटेंस स्फूर्त बोल दो, स्पॉन्टेनियसली बोल दो, आप बोल पाएंगे अंग्रेजी में? नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज यू विल थिंक इन यूर लैंग्वेज फर्स्ट। आपकी जो भी लैंग्वेज है, स्थानिक मातृभाषा, आप उसमें सोचेंगे और आप उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको अंग्रेजी ग्रामर से पढ़ाई गई और आपकी जो मातृभाषा है हिंदी है। अगर दोनों एक है तो एक, अगर दोनों अलग है तो दो। ये दो भाषाएं आप बिना ग्रामर के पढ़े, बिना ग्रामर के सीखे, बिना ग्रामर के मास्टर किए, बिना लिखे पढ़े, उसको सुन के पढ़े। वैसे संस्कृत भी सुन के मास्टर की जा सकती है, सुन के समझी जा सकती है। लेकिन संस्कृत बोलेगा कौन? संस्कृत बोलता कोई नहीं, तो आप सुनोगे कहां? अच्छा ठीक है, भाषा 4 प्रकार से आती है: सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। सुन के, कोई सुन रहा है तो आप, कोई बोल रहा है तो आप सुनोगे, तो दिस इज पैसिव प्रशिक्षण है, पैसिव मेथड है भाषा सीखने की। लेकिन सबसे नैसर्गिक है, हम सुन के भाषा बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है हम पढ़ते हैं इसलिए हम बोलते हैं या लिखते हैं, किसी ने लिखा है इसलिए हम पढ़ते हैं। तो बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक। स्पीक इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड एक्टिव फेज ऑफ लैंग्वेज. Listen is the most easy and natural phase of the language. Artificial phases of language are reading and writing. Writing is active, reading is passive. संस्कृत का लिखा हुआ बहुत कुछ आपके पास है, आपको केवल पैसिव प्रयत्न करने हैं पढ़ने के। पढ़ते जाओ, आएगा। पहले 10 पन्ना कुछ नहीं समझेगा, 11वें पन्ने पर एक शब्द समझ में आएगा, 100वें पन्ने पर एक लाइन समझ में आएगी और 1000वें पन्ने पर आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये मेरा अनुभव है। मैंने आपको बताया, मैं 12वीं कक्षा तो संस्कृत देखा तक नहीं है। मैं संस्कृत में श्लोक नया बना सकता हूं, नया श्लोक तैयार कर सकता हूं, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया बड़े गौरव के साथ। वो मेरे गुरुजी, वो मेरे सन्मित्र, वो मेरे सीनियर, वो मेरे भगवान वैद्यानिल पांडे, ये हमें पढ़ाते थे रोज संस्कृत भाषा में। संस्कृत ग्रंथ संस्कृत भाषा में हमें रोज पढ़ाते थे। रोज 1.5 साल, रोज 1.5 घंटा, 1.5 साल तक उन्होंने हमें पढ़ाया, रोज, डेली। हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद का जो शिक्षण है, हमारी पूरी की पूरी आयुर्वेद की जो समर्थता है, हमारी पूरी की पूरी आयुर्वेद की जो क्षमता है, वो उस एक व्यक्ति के कारण है, जिसने उसकी जिंदगी के रोज के 1.5 घंटा, 1.5 साल तक हमारे लिए डेडिकेट किए और हमें इतना सक्षम बनाया कि आगे के बैचेस को हम पढ़ा पाए। He was not a passive person, he was very active and he created such a team which was equally capable, which can train to upcoming new junior batches. वो एक श्रृंखला थी 1988 से 1995 तक। 1995 को वैद्यानिल पान से
हमारे सीनियर, हमारे सन्मित्र, हमारे गुरुजी और हमारे भगवान गोवा कॉलेज में चले गए पढ़ाने के लिए, और वहीं पर उन्होंने 25 साल तक गोवा में सेवा दी, और पिछले 25 अप्रैल 2021 को वो भगवान के पास चले गए। लेकिन उस व्यक्ति के कारण, उस व्यक्ति की प्रेरणा के कारण, उस व्यक्ति के दिग्दर्शन के कारण, उस व्यक्ति ने दिए हुए दिशा के कारण, उस व्यक्ति ने किए हुए प्रयास के कारण हम आपके सामने हैं, हम आपके सामने ये सारा बताने के स्थिति में हैं। इसलिए संस्कृत से डरिए मत। स्वकीया नास्ति आंग्लवाक अपि तस्याम वयम बुधाः देववाण्या सुका भीति सात वस्माकम महामाता। ये मैंने खुद रचा हुआ श्लोक है 1988 में, मेरे एडमिशन के 2 महीने बाद। स्वकीया नास्ति आंग्लवाक, इंग्लिश भाषा हमारी स्वकीय अपनी इस देश की नहीं है। तस्याम अपि वयम बुधाः, किंतु इंग्लिश में हम बहुत ही पंडित हैं, बहुत ही कुशल हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, हमारी एक्सीलेंसी है, हमारा फ्लुएंसी है इंग्लिश में। वी कैन टॉक एंड वॉक इंग्लिश, इजंट इट? स्वकीया नास्ति आंग्लवाक अपि तस्याम वयम बुधाः देववाण्या सुका भीति। देववाणी अर्थात संस्कृत। संस्कृत को कई पर्यायी नाम है, इसमें से एक है देववाणी। वैसे गिरवाण भारती ये नाम है उसका, संस्कृत ये नाम है उनका। तो संस्कृत भाषा जो है, देववाणी जो, उसकी क्यों भीति चाहिए, उसके प्रति डर क्यों चाहिए, उसके प्रति रिग्रेशन क्यों चाहिए, उसके प्रति हमें तिरस्कार क्यों चाहिए, उसके प्रति निगेशन क्यों चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सात अस्माकं महामाता, वो तो हमारी नानी है, दादी है। ऐसे कैसे? भारत की हर भाषा संस्कृत से उत्पन्न है, मराठी हो, हिंदी हो, इनका तो लिपि यानी स्क्रिप्ट देवनागरी ये संस्कृत के समान है। बाकी जो भाषाएं हैं, गुजराती है, पंजाबी है, असमी है, बांग्ला है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, इन भाषाओं का भी उद्गम संस्कृत से ही है, किंतु उनकी स्क्रिप्ट, उनकी लिपि अलग है। अस्तु, तो जिस भाषा की लिपि हमारी है, जिस भाषा के 85% शब्द हमारी भाषा से मिलते हैं, जिस भाषा का ग्रामर करीब करीब हमारी भाषा के जैसा है, जिस भाषा का कल्चर रेफरेंस हमारी भाषा के जैसा है, उसके प्रति हमें डर क्यों चाहिए? अगर वो मेरी मातृभाषा की माता है संस्कृत, तो मेरी कौन हुई? मेरी दादी हुई, मेरी नानी हुई। दादी को, नानी को संस्कृत भाषा में महामाता कहते हैं। जैसे दादा को, नाना को पितामह कहते हैं, वैसे इनको महामाता कहते हैं। तो संस्कृत हमारी महामाता है, सात अस्माकं महामाता। अगर वो मेरी महामाता, मेरी दादी नानी है, तो उसके प्रति मुझे डर क्यों चाहिए? क्या आपकी दादी नानी के प्रति आपको डर लगता है? नहीं, माता से भी ज्यादा सुरक्षित हमें नानी के पास, दादी के पास लगता है। इतनी संस्कृत प्रिय है, कोजी है, आसान है, करके देखिए। डरिए मत, रिग्रेशन में मत जाइए। मैं करूंगा, डिटर्मिनेशन जाए, मुझसे होगा क्या, इस विकल्प में मत रहिए। संशयात्मा विनश्यति, जिसने अपने खुद के सामर्थ्य पर संशय लिया उसका विनाश हो जाता है। श्रद्धावान लभते, जिसको अपने सामर्थ्य पर विश्वास है वो कर पाता है, वो कर जाता है। क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं। आपके सामने इतने आदर्श है, आपके सामने मार्क जुकरबर्ग है, कुछ नहीं था उसने फेसबुक बना डाला। आपके सामने व्हाट्सएप है। जिन 2 लोगों ने व्हाट्सएप बनाया, उन्होंने 19 बिलियन में व्हाट्सएप 6 साल में भेज दिया। 2009 तक गूगल नहीं था, आज गूगल कहां है? पिछले 5 साल पहले जियो नहीं था, आज जियो ने पूरा मार्केट खा लिया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आई एम इम्पॉसिबल इट सेल्फ स्पेल्स एज आई एम पॉसिबल। हाँ, मैं संभव हूं। तो पहले ठान लीजिए। बहुत पुराने जमाने का गाना है, आपने सुना होगा शायद। नए बच्चे भी पुराने गाने सुनते हैं ऐसा मुझे मालूम है। आपने उमराव जान सुना होगा, आशा भोसले सुना होगा, रेखा नाम के अभिनेत्री को देखा होगा। उनका सुप्रसिद्ध गाना है उमराव जान फिल्म से, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो ठान लीजिए कि मैं कर पाऊंगा। तो संस्कृत का डर निकाल दीजिए। अभी अगर मुझे आयुर्वेद मेरी तरफ से इसलिए करना है, तो आयुर्वेद की तरफ से क्यों करना है, उसका मैं आंसर बताता हूँ। देखिए कि अगर आपको मान लो पुणे से मुंबई जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आप वोल्वो से जाएंगे, शिवंजरी नाम की सर्विस चलती है उसमें जाएंगे? नहीं, वोल्वो का भाड़ा बहुत ज्यादा है, मुझे परवड़ता नहीं है। ठीक है, ट्रेन से चले जाओ, डेक्कन क्वीन है, प्रगति है, इंद्रायणी है, कोयना है, 6 ट्रेन चलती है पुणे से मुंबई तक रोज। नहीं, ट्रेन मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, आप कार से चले जाओ, पुल क्या होती है, अपने कार से चले जाओ। नहीं, मुझे एक्सप्रेस हाईवे में डर लगता है, उसमें ट्रैफिक जाम होता है। ठीक है, पुराने हाईवे से चले जाओ।
नहीं नहीं, मेरे पास कार जितना पैसा नहीं है, तो साइकिल से चले जाओ। नहीं नहीं, साइकिल पर बहुत थकान आ जाएगी। तो प्लेन से चले जाओ। नहीं नहीं, उसका भाड़ा बहुत ज्यादा होता है। यार छोड़ दो, आपको नहीं जाना है छोड़ दो। नहीं नहीं जाना है मुझे, चलते चलते चले जाओ, किसी न किसी दिन तो पहुंच जाएगा ना 10-15 दिन के बाद। देखिए, एक ही मार्ग पर जाकर पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन तक, पुणे से मुंबई को जाने के लिए कई मार्ग है। आप जाओगे मुंबई ही, लेकिन आप वोल्वो से जाओ, प्लेन से जाओ, जेट से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, ट्रेन से जाओ, चलते चलते जाओ, कार से जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? मार्ग अलग अलग है। आयुर्वेद एक मार्ग है जो प्रस्थापित मेडिकल फील्ड से अलग है। आपने सुना होगा, किसी को डायबिटीज है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बीपी है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, किसी का हिप रिप्लेसमेंट है, किसी का नी रिप्लेसमेंट है, किसी का डायबिटिक वुंड होने के कारण पांव काटा जाने वाला है, उसका एम्पुटेशन करने वाले हैं, किसी का किडनी फेल हो गया इसलिए वो पड़ा है, किसी को पैरालिसिस हो, और अभी इस पर कोई उपचार नहीं है। तो क्या छोड़ देना है? उपचार नहीं है तो उसको मरने के लिए छोड़ देना है? नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि पुणे से मुंबई जाने के लिए कई मार्ग होते हैं, एक ही नहीं होता है। प्रस्तावित मार्ग है कि आप एक्सप्रेस हाईवे से शिवनेरी बस में बैठ के चले जाओ, या एक्सप्रेस हाईवे से आप अपनी कार में, एसी कार में चलाओ, ये प्रस्तावित मार्ग है। दोनों आपको अफोर्डेबल है, पॉसिबल नहीं किस कारण से। तो अन्य भी कई मार्ग होते हैं उसी मुकाम तक पहुंचने के लिए। वैसे आज के प्रस्थापित मेडिकल के जितने भी प्रस्थापित मार्ग हैं जो कहीं पर जाके रुके हैं, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, आपको जिंदगी भर गोलियां लेनी। डायबिटिक वुंड हुआ है, पांव काटना पड़ेगा। आपके वर्टेब्रल डिजेनरेशन हुआ है, आपको कमर का दर्द है, आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। आपको घुटने का दर्द है, घुटना बदलना पड़ेगा। अरे ये कारपेंट्री थोड़ी है, हाँ? कि जो चीज काम नहीं करनी उसको बदल दो या उसको रिटायर करके दूसरे के पास काम दीजिए। हाँ? आपका शरीर डायबिटीज होने के पहले दिन तक आप जो भी खा रहे हो उसको पचाकर मैनेज कर रहा था। तो एक दिन में ऐसे क्या हो गया है कि आपके शरीर में जो पैंक्रियाज है, लीवर है, मसल है, इंसुलिन हो के गायब हो गए शरीर से? नहीं, उनमें कुछ अक्षमता आ गई है। मान लो आप कहीं पर जा रहे थे और किसी ने आपको उड़ा दिया, या कहीं पर आप गिर पड़े, आपका पाँव टूटा, आपको चलने को नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप जिंदगी पर क्रचेस लेके चलेंगे या जिंदगी पर व्हील चेयर पे चलेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? जब तक फ्रैक्चर है तब तक आप उसको प्लास्टर लगाएंगे, 21 दिन के बाद प्लास्टर निकालेंगे, फिर क्रचेस पे चलेंगे या व्हील चेयर पे चलेंगे। फिर जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा फिर किसी का सहारा लेके चलेंगे, या दीवार का सहारा लेंगे, वॉल का सहारा लेके चलेंगे, या लाठी का सहारा लेके चलेंगे। जिस दिन सहारे की जरूरत नहीं उस दिन थोड़ा थोड़ा उस पर भार डाल के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। उसके बाद चलेंगे, उसके बाद दौड़ेंगे, उसके बाद कूदी लगाएंगे, जंपिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, है ना? यानी मेरा पांव टूटा था, इट वॉज अ टेम्परेरी फेज। वैसे मुझे डायबिटीज है, यानी मेरी शुगर पिछले 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से मेरी शरीर के अंदर ना मैनेज कर रही थी। आज अचानक क्या होगा? क्या आपने उसको रिटायर कर दिया और पूरा का पूरा शुगर मैनेजमेंट जो है मेटफॉर्मिन नाम की गोली को दे दिया, या इंसुलिन नाम के दूसरे संस्था को दे दिया और उसको बोला कि जिंदगी भर यही करो? मेरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, मेरे बॉडी के जो सिस्टम, उसको क्यों रिटायर कर रहे हैं? उसको रिपेयर करो ना। तो इट इज पॉसिबल, हम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज है, वहां बाद में देखना, मैत्रेय आयुर्वेद नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करना, थोड़ा स्पेलिंग टेढ़ा है, METREAYURVED, ये चैनल सर्च करना तो आपको ये डायबिटीज पर हम क्या काम कर रहे हैं, एक उदाहरण के लिए बताया। जैसे हमारे कुछ मित्र जो कैंसर पर काम करते हैं, कुछ मित्र जो है वो पैरालिसिस पर काम करते हैं, ऐसा है। तो बताने का ये उद्देश्य है कि आज मॉडर्न मेडिसिन नाम की जो अंग्रेजी दवाओं की शाखा है, एक स्ट्रीम है जिसे मेनस्ट्रीम कहा जाता है, जो आप भली भांति जानते हो कि गोलियां होता है, इंजेक्शन होता है, एडमिट करते हैं, सर्जरी करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं, ये आपको मालूम है। आपने शायद ही आयुर्वेद का उपचार देखा होगा, कभी लिया होगा या सुना होगा उसके बारे में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रस्थापित आप जो बचपन से देखते आ रहे हो, जैसे मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी कहा जाता है, उससे अलग एक उपचार पद्धति में आप हो, जो उपचार पद्धति इस देश की है और उस पर हम काम करते हैं। किसी को डायबिटिक वुंड बोला गया कि यार आपको पाँव काटना पड़ेगा, आपकी 4 उंगलियां निकालनी पड़ेगी, या आपको एंकल से पाँव तोड़ना पड़ेगा, घुटने से पाँव तोड़ना पड़ेगा। हम उस पर काम करते हैं और 3-3.5 महीने में वो वुंड जो है डायबिटिक की, जो कभी ठीक नहीं हुई थी पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल, उसको ठीक कर देते हैं और उसका पाँव बचा लेते हैं। ही डजंट नीड एनी सर्जरी।
किसी के कमर में दर्द है और उसको बोला गया कि आपके 1, 2, 3, 4 वर्टेब्रे गायब हो चुके हैं, उसमें इतनी रिजेनरेशन है कि आप जिंदगी भर अभी नहीं चल पाओगे, बेल्ट लगाओ, सर्जरी करो, वहां पर ऑपरेशन करो। हम बोलते मत करो यार, हम उसको ठीक कर देते, 22 दिनों में ठीक हो जाता है। 72 ईयर्स की एक लेडी थी, L1 से लेके S1, आप पढ़ोगे बाद में एनाटोमी में, कमर के जितने भी वर्टेब्रा है वो सारे के सारे डिजेनरेट हो गए। 72 की उम्र में क्या टिकेगा? जिंदगी भर वो मशीन चलाती थी, स्विंग मशीन वो चलाती थी, तो उसके सारे के सारे वर्टेब्रे चले गए और उसको खड़ा होना नहीं हो रहा है, बहुत दर्द है। लेटी है वो अपने बेटी के घर में, उसको एक भी बेटा नहीं है, इसलिए बेटी के घर में, जमाई के घर में वो पड़ी है बेड पे, उसको ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसको बोला कि यार नहीं तो 72 की उम्र में क्या करने वाले हो, गोलियां लेते रहो और पड़े रहो। उसका बेड पर ही सारा टॉयलेट हो रहा है, यूरिन हो रहा है, उसको बड़ी लज्जा महसूस हो रही कि इस उम्र में मुझे ये दूसरों से सेवा लेने का वक्त आ गया। तो हम उसके पास जाके पहुंच गए, उसके रिक्वेस्ट पर। उसकी बेटी थी 50 साल की, मेरे एक कोर्स की स्टूडेंट थी वो मैं 27 साल का था और दूसरे किसी कोर्स में मैं एक टीचर के रूप में पढ़ाता था। वहां पर वो स्टूडेंट थी, जन सामान्यों का आयुर्वेद का पढ़ाने का एक कोर्स था, उसमें मैं 27 साल की उम्र में, जब मैं फ्रेश प्रैक्टिस में था, अभी प्रैक्टिस शुरू करके 6 महीने हुए थे, उस समय की बात है। वो 50 साल की थी, बोली कि सर आप देखने के लिए आएंगे घर में, उसको देखें, ये सारी स्थिति थी उसकी। MRI देखा तो बहुत ही L1 to S1 डिजेनरेटेड सीवियरली। तो जो आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार उसको दवा दी। और 14वें दिन वो जो दादी थी 72 ईयर की, वो चलते चलते मेरे क्लिनिक में मेरे 8 सीढ़ियां चढ़कर, 8 स्टेप चढ़कर ऊपर आ गई। जो उस दिन हिल नहीं सकती थी, डुल नहीं सकती थी, इस तरफ या उस तरफ झुक नहीं सकती थी, उसको इतना दर्द था, वो 14वें दिन 8 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। मैं हक्का बक्का रहेगा, मैंने उनको पूछा, जैसे कि मैं भूत देख रहा हूं, मैंने उनको पूछा कहीं और से दवा ली क्या आपने? बोले नहीं सर, आपने ही दवा दी थी। That was the turning point, that was the miraculous result that I achieved in my early practice. और उससे मेरी प्रैक्टिस चल पड़ी। आज 1600 से ज्यादा केसेस ट्रीट कर चुका हूँ ऐसे L5 डिजेनरेशन के, जिनको घुटना बदलने के लिए बोला। अभी एक महानुभाव आए थे 70 साल की उम्र में, टाटा से रिटायर हुए थे, टेल्को से, शॉप फ्लोर पर जिंदगी भर काम किया था, दोनों गुड़गे टूट चुके थे, चलने के लिए मुश्किल था। उनकी बीबी के डायबिटीज की ट्रीटमेंट मेरे पास चल रही थी। उनकी बीबी की उम्र 66, उसका बेटा डॉक्टर, उसकी बहू डॉक्टर, और 3.5 महीने उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और शुगर टस से मस नहीं, शुगर 350 और 325, फास्टिंग 325 और पीपी 350। और उसको कैटरेक्ट है, उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि शुगर है, तो ऑपरेट नहीं कर पाते। सर्जन बोलता है कि फिटनेस लेके आओ, फिटनेस देने वाला जो MD मेडिसिन है वो बोलता है कि मैं नहीं दे सकता, आपकी शुगर बहुत ज्यादा है। तो उसको दिखाई देना बंद हो गया, उसका चलन होना बंद हो गया। वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए आई थी, तो 15वें दिन उसकी शुगर नॉर्मल आ गई। अगले बुधवार को उसका दिनानाथ में ऑपरेशन हो गया कैटरेक्ट का, तो बड़ी खुश हुई। तो उसकी जो पति है वो आए थे कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैं कल जाके संजय से एडमिट हो जाऊंगा और 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मैंने बोला क्यों ऐसा करते, इतनी बड़ी सर्जरी का क्या आवश्यकता है, आप ये करके दिखिए, क्योंकि 16 साल पहले का अनुभव था। तो उनको दवा दे दी और वो 14वें दिन मेरे क्लिनिक में फॉलोअप को आने की बजाय, मेरा क्लिनिक रविवार को होता है पुणे में, सारसबाग के पास पाटिल प्लाजा में क्लिनिक है पिछले 24 साल से, 98 से, तो केवल रविवार को मैं वहां पर होता हूँ। तो 14 दिन के बाद फॉलोअप आए नहीं। मैंने उनको पूछा कि पिछली बार क्यों नहीं आया, अगली बार जब आए तो बोले इतना अच्छा लगा कि मैं रविवार था तो मैं कोल्हापुर चला गया, अपनी कार में बैठकर खुद ड्राइव करके, 70 उम्र में, जिसके घुटने ठीक नहीं है, जिसको चलने के लिए मुश्किल था, वो अपनी खुद की कार में पुणे से कोल्हापुर गया, महालक्ष्मी का दर्शन लेके उसी दिन वापस आया और मुझे बोलता है कि आई हैव ड्राइव्ड वेल। 14 दिन में ये आदमी अपने घुटनों को ठीक महसूस करके 450 किलोमीटर ड्राइविंग एक दिन में करके वापस आ गया। ये आयुर्वेद की शक्ति है। ऐसे कई केसेस है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री आयुर्वेद, स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा है, MHETRE, आयुर्वेद का स्पेलिंग आपको आता है, लेकिन उसमें अंत में ए नहीं लगाना है, आयुर्वेदा नहीं करना है। तो MHETRE मैत्रे, AYURVED मैत्री आयुर्वेद, इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी कथाएं, सारे आयुर्वेद के कई सारे लेक्चर ये मिल जाएंगे, तो आप वहां सुनिए, आपको अगर इंटरेस्ट लगा, अच्छा लगा तो जो नहीं हो सकता उसको करने का प्रयास, उसको करने की क्षमता, उसको करने का आत्मविश्वास आपको आ सकता है। असाध्य ते साध्य करण्यास सायास, अशक्य ही शक्य करतील, नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ इम्पॉसिबल। ये करने की क्षमता, वो जोश, वो जुनून, वो जिद,
वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो कैपेबिलिटी आप में आएगी जरूर अगर आप इस शास्त्र को ओरिजिनल रूप में पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक से नहीं, संदर्भ ग्रंथों से, संहिताओं से पढ़ोगे। कैसे पढ़ना है? देखिए, पढ़ने का विधान 3 होता है: पाठ, अवबोध, अनुष्ठान। पाठ का मतलब होता है उसको पढ़ो या रट लो, बाय हार्ट कर लो। क्या बात कर रही है, तो आउटडेटेड है, आजकल कोई रटता थोड़ी है। तो रटो यार। पाठांतर यानी बाय हार्टिंग, कंठस्थीकरण, ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आपको विश्वास नहीं होगा, जिस आदमी को संस्कृत नहीं आता था, मुझे, ये मेरी एडमिशन है अगस्त 88 की, और मेरे गुरुजी, मेरे सन्मित्र, मेरे भगवान स्वर्गीय वैद्य अनिल पानसे, उनकी प्रेरणा से मैंने एडमिशन लिया अगस्त 88 में, और जून 89 में मेरा पूरा का पूरा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 30 अध्याय कंठस्थ थे, आज भी है। 700 श्लोक है, 700 श्लोक संस्कृत के, जो संस्कृत कभी जिंदगी में देखा नहीं था, वो पूरा का पूरा कंठस्थ किया। लोग कहते हैं कि पाठांतर एक बहुत ही आउटडेटेड टेक्निक है, नहीं है। पाठांतर का मतलब है कि आपकी जेब में कैश है। मुझे पता है कि आज यूपीआई का जमाना है, कार्ड का जमाना है, चेक का जमाना है, एनईएफटी का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का जमाना है। ओके, ठीक है, लेकिन आप सब्जी खरीदने के लिए बाजार में गए तो क्या आप वहां पर यूपीआई करते बैठोगे? मान लो इंटरनेट में रेंज नहीं है, मोबाइल में बैटरी नहीं है, क्या करोगे? आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, आपकी बैंक का जो ऐप है वो काम नहीं कर रहा है, क्या करोगे ऐसे समय में? कैसे पेमेंट करोगे? चेक से करोगे? कार्ड से करोगे? नहीं। अरे राह चलते जो व्यवहार होता है वो कैश होता है। आपकी जेब में 100 रुपए पड़ा, आपने उसको निकाल के दे दिया, आपका व्यवहार खत्म। कैश, मैं कैश का पुरस्कर्ता नहीं हूं, मैं आपको आसानी बता रहा हूं। आपके सामने पेशेंट आके बैठा है, आप उस समय संहिता टटोलोगे, ऐप खोलोगे, वेबसाइट खोलोगे? नहीं। अगर आपको कंठस्थ है, आपके टिप ऑफ द टंग है, तो उसका जो भी वेदना है, उसकी जो भी स्थिति है, उसका आकलन आपको इमीडिएटली अंदर ऑटोमेटिकली होता है, और उसका जो भी औषध है वो आपके दिमाग में पिक्टोरियल मेमोरी के रूप में आता है। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके 12वीं कक्षा की परीक्षा में जो आया था, आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है कि हाँ, इसका आंसर जो है वो फिजिक्स के पेपर के, फिजिक्स के टेक्स्ट बुक के राइट साइड के पेज के नीचे से तीसरे पैराग्राफ में अंतिम लाइन में है, और उसके पास में एक ऐसी फिगर है, और वो जो पन्ना है उसके ऊपर के कॉर्नर में थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उस पर आचार का एक दाग पड़ा है। और वो जब मैं पढ़ रहा था उसमें बाहर बारिश हो रही थी, उस दिन वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ। ठीक है, ये अनुभव आपको याद आता है। कंठस्थीकरण का उद्देश्य ये है कि वो लाइव नॉलेज, वो जिंदा इस प्रकार का ज्ञान है, वो कभी जाता नहीं है, इट डजंट वाइप एट ऑल। लेकिन आप किसी अन्य चीज पर निर्भर रहोगे और उसका एक्सेस आपको उस समय नहीं है, या उसको एक्सेस करने का आपके पास समय नहीं है, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। पुस्तकस्था तो या विद्या, उसका कोई उपयोग नहीं। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसलिए टिप ऑफ द टंग नॉलेज चाहिए। इसलिए पाठ, अवबोध यानी उसको समझना। समझने के लिए आपको संस्कृत थोड़ा बहुत आना जरूरी है, कम से कम संधि, कारक, विभक्ति, समास, ये जो इनिशियल चीजें है वो पता होनी चाहिए। शब्द धातु रूपादि नाम का एक पुस्तक मिलता है, उसको पढ़िए तो आपको आ जाएगा। पहले सोचिए कि मैं ये करूंगा, ये बहाने मत ढूंढिए कि इसको कैसे टाला जा सकता है, इसको बाईपास कैसे किया जा सकता है, इसका कोई शॉर्टकट है क्या, इसका कोई और विकल्प है क्या, एक्सक्यूज है क्या, ऑप्शन है क्या। मोर द ऑप्शन, मोर द एक्सक्यूजेस, डिलेड द रिजल्ट एंड लेसर इज द इफेक्ट। ये मान के चलिए। आपको अगर जीतना है तो आपको उसी डिफिकल्ट रास्ते से जाना है, आपको उसी को कॉन्कर करना है, तब आप में वो क्षमता आएगी कि आप कुछ भी सॉल्व करने की क्षमता रखो। इसलिए मैंने पहले कहा, आह्वानस्य प्रतीकारम क्रियते तद ही यौवनम। जो चैलेंज को फेस कर सकता है वो यूथ है। और आप यंग हो, करो, कंठस्थ करो पूरा का पूरा, कुछ मुश्किल नहीं होता है। मेरे से 2 साल जूनियर है, मेरे एक अभी जूनियर है, अच्छी वैद्य है, पुणे में प्रैक्टिस करती है। उन्होंने इस उम्र में, यानी 48 की उम्र में उन्होंने पूरी गीता कंठस्थ की, 700 श्लोक इस उम्र में कंठस्थ किए, और पूरे भारत की परीक्षा में वो फर्स्ट आई। 600 आउट ऑफ 600 मार्क है उनको। मेरे 3 साल सीनियर है एक, जो यहाँ एक संस्था है एरेज की, उसके अध्यक्ष है, मुझसे 3 साल से सीनियर है। उन्होंने 2 साल पहले अष्टांगोदय का पूरा शारीरिक स्थान कंठस्थ कर लिया। क्या आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट है, पैसा मिल रहा है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, वेरी सेटल्ड पर्सन। फिर भी अगर इस उम्र में लोग कंठस्थ कर सकते हैं, तो जब आपको जरूरत है, आवश्यकता है, क्षमता है, समय है, क्षमता है, आपकी अपेक्षा है, आपके पास वो जुनून है, तो आप तो कर ही पाओगे, करना ही चाहिए।
तो पाठ कीजिए, कंठस्थ कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पाठांतर नहीं होता, कंठस्थीकरण नहीं होता, आई कांट बाय हार्ट। तो मान के चलिए कि यू विल लिव अ बिग रेड लाइफ। देखिए, मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा, द प्रीमियम इज द स्किल सेट, द ग्रेटर इज द लाइफस्टाइल। आप आपकी क्षमताओं को सर्वोच्च स्तर पर लाने का प्रयास कीजिए। आप उसमें जितना एक्सक्यूज करेंगे, जितना ऑप्शन ढूंढेंगे, जितना शॉर्टकट ढूंढेंगे, मान के चलिए आपकी लाइफस्टाइल जो है वो उतनी नीचे चली जाएगी। मोर द डिफिकल्टी मोर द ग्लोरी। आपको स्टेफीग्राफ पता है, मालूम होगा शायद, पिछले जमाने की विंबलडन की विनर है, वन एंड ओनली लॉन टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड हु हैड गोल्डन स्लैम, ग्रैंड स्लैम नहीं, गोल्डन स्लैम। चारों के चारों, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, फ्रेंच एंड विंबलडन तो उसने जीते ही थे, लेकिन उस साल का ओलंपिक भी उसने जीता था। सो ही इज द गोल्डन गर्ल स्टेफीग्राफ। उसने जब फाइनल में मार्टिना नवरातिलोवा, द डिफेंडिंग चैंपियन, कई सालों से 75 जिसको ये मिले हैं, चैंपियनशिप मिली है, उसको उसने हराया फाइनल में। उसको जब पूछा गया हाउ डिड यू फील, शी सेड मोर द डिफिकल्टी मोर द ग्लोरी। जितना बड़ा चैलेंज है उतनी बड़ी जीत होती है, उतनी बड़ी विक्ट्री होती है, उतनी बड़ी ग्लोरी होती है। तो हिचकिचाहट, हेजिटेशन छोड़ दीजिए, जीतने की तैयारी से चलिए। तो कंठस्थीकरण करना, पाठ करना, ये सबसे उत्तम उपाय है शास्त्र का। दूसरा है अवबोध। अवबोध का अर्थ होता है उसको भली भांति समझना, और भली भांति समझने के लिए संस्कृत समझिए। मैं उसके लिए कोर्स चलाता हूँ, वाग्भट को पढ़ने का कोर्स। आपके सिलेबस में जो है अष्टांग हृदय, वो हमारे सिलेबस में नहीं था। हमारे सिलेबस में अष्टांग संग्रह था, और आपको आश्चर्य लगेगा कि हम एक रैंचो के द्वारा प्रेरित हैं। आपने 3 इडियट देखा होगा 2008 में आया हुआ, लेकिन हमारी जिंदगी में रैंचो आया था 20 साल पहले। 3 इडियट आया 2008 में, हमारी जिंदगी में रैंचो आया था 1988 में, 20 साल पहले। उस रैंचो का नाम था अनिल पांसे। मैं बार बार उसका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जिंदगी उसी की है। ये जो एरिस का करियर है, या एरिस की जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो क्षमता है, वो उस एक आदमी के कारण है। 3 इडियट की ओपनिंग जहां पर होती है, बहती हवा सा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। ये जो है वो जब था, वो तो पिछले साल चला गया भगवान के घर, लेकिन जब मैंने 2008 में ये फिल्म देखी, तब भी मुझे लगा था कि दिस ओपनिंग सॉन्ग ऑफ 3 इडियट इज डेडिकेटेड टू अनिल पांसे। तब ये गाना सुन के देखिए तो पता चलेगा कि मेरे जीवन में इस आदमी का महत्व क्या है, हमारे जीवन में महत्व क्या है। जिन लोगों ने ये सीरीज आपके लिए आयोजित की है, उन लोगों के लिए अनिल पांसे क्या है, और उस आदमी ने हमें सिखाया था कि कैसे पढ़ना है, और उसने पढ़ाया था हाथ को पकड़ के, उंगली को पकड़ के। और वो विधान मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संस्कृत सीखिए, भाषा सीखिए, संहिताएं पढ़िए। पहले 10 दिन कुछ समझ में नहीं आएगा, 100 दिन में 1 लाइन समझ में आएगी, 1000वें दिन सारा समझ में आएगा, एंड यू विल बी द मास्टर ऑफ आयुर्वेद। इसलिए पहले कंठस्थीकरण कीजिए, दैट इज पाठ। जिनको नहीं हो सकता वो बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार पढ़िए, फिर वो आ जाता है। मैं बता रहा था आपको कि हमारे सिलेबस में अष्टांग संग्रह था, लेकिन हमें जो रैंचो मिला वो अनिल पांसे, वो हमें अष्टांग हृदय पढ़ाता था। उस जमाने में जब सिलेबस में अष्टांग संग्रह था, वो हमें आउट ऑफ सिलेबस पुस्तक पढ़ाता था, और आउट ऑफ सिलेबस पुस्तक को कंठस्थ करके हमने अष्टांग संग्रह में डिस्टिंक्शन पाया। उसी अष्टांग हृदय के बलबूते पर मैंने मेरे 3rd ईयर 2nd ईयर की परीक्षाएं पास की। उसी अष्टांग हृदय के बलबूते पर मैं नेशनल लेवल MD एंट्रेंस जामनगर में नेशनल लेवल में फर्स्ट आया। 3,500 स्टूडेंट के बीच में नेशनल लेवल पर मैं फर्स्ट आया, जहां केवल 10 सीटें थी, ओनली 10 सीट्स फॉर ऑल इंडिया। आई वॉज फर्स्ट इन 1995 एंट्रेंस। उसका कारण मेरा अष्टांग हृदय का कंठस्थीकरण है, जिसका प्रेरणा था वैद्य अनिल पांसे। आज भी उसका नाम लेते हुए मुझे मेरा गला भर आता है, आंखें भर आती है आज भी। इतना महान उपकार उस आदमी का हमारे पर है, मैं बोल नहीं पाता, खुद उसका नाम आता है। हमारा सद्भाग्य था कि ऐसा गुरु, ऐसा सन्मित्र और ऐसा भगवान हमारी जिंदगी में था। तो अवबोध, ये दूसरा उसका चरण है कि पहले कंठस्थ कर लो, पाठ कर लो। अवबोध यानी उसको समझ लो। समझने का तरीका है उसका, संस्कृत के श्लोकों के नीचे संस्कृत में ही कमेंट्री लिखी होती है। लोग कहते हैं ये क्या अन्याय है कि ऊपर संस्कृत श्लोक है, नीचे संस्कृत एक्सप्लेनेशन है, ऐसे कैसे चलेगा? नीचे तो एक्सप्लेनेशन हिंदी में होना चाहिए, मराठी में होना चाहिए। अरे पागल हो गए, दुनिया का सबसे अच्छा डिक्शनरी कौन सा है?
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का स्वरूप क्या होता है? ऊपर अंग्रेजी शब्द होता है और अंग्रेजी में ही उस शब्द का नीचे एक्सप्लेनेशन होता है। देन हाउ विल यू से दैट नहीं अंग्रेजी शब्द का एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में होना बहुत गलत बात है, वो तो हिंदी में या मराठी में होना चाहिए। नहीं, जिस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक अंग्रेजी शब्द का एक्सप्लेनेशन नीचे अंग्रेजी में ही दिया है, उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को आप सबसे ऑथेंटिक मानते हो, तो आयुर्वेद की संहिताओं के हर श्लोक के नीचे अगर संस्कृत में एक्सप्लेनेशन हो तो उसमें गलत क्या है? होना ही चाहिए। ये अवबोध का तरीका है कि आप टीकाएं पढ़ो, ट्रांसलेशन के पीछे मत जाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो। ट्रांसलेशंस आर द क्रचेस विच विल मेक यू लेम फॉर ऑल योर लाइफ। ये आपको लूला और लंगड़ा बनाएंगे अगर आप ट्रांसलेशन को शरण जाओगे तो। नहीं आएगा समझ में पहले 10 दिन, कुछ मत आने दो, लेकिन 11वें दिन थोड़ा समझ में आएगा और 100वें दिन आपको एक पन्ना समझ में आएगा और 1000वें दिन आप उसको मास्टर कर जाओगे। बिलीव मी, क्योंकि उस अनुभव से मैं गुजर चुका हूं। और अंतिम है अनुष्ठान। अनुष्ठान के लिए आपके पास बहुत समय है। अभी आप अनुष्ठान करोगे पास होने के बाद 6 साल के बाद। लेकिन हमारे गुरुजी, हमारे 3 गुरुजी है। पहला अनिल पानसे जो हमारा सीनियर था, हमारे साथ पढ़ता था। हमारे दूसरे गुरुजी है दिलीप गाड़गिल, और दिलीप गाड़गिल जी के गुरु थे वैद्य महागुरु कोल्हटकर सर। अभी वो भी नहीं रहे, 1992 में ही वो चले गए। आज से 30 साल पहले वो नहीं रहे और आज से 1 साल पहले अनिल नहीं रहा। तो कोल्हटकर सर कहते थे कि जिसको वैद्य बनना है, जिसको प्रैक्टिस करनी है, उसका हाथ भी तैयार होना चाहिए और उसका मस्तक भी तैयार होना चाहिए। हाथ यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, पेशेंट को कैसे चेक करते हैं, दवाई कैसे भरते हैं, दवाई कैसे निकालते हैं, दवा का प्रमाण क्या होना चाहिए, औषध का विन्यास कैसे करें, औषध का नियोजन कैसे करें, औषध का चयन कैसे करें। ये जो प्रैक्टिकल बातें हैं, ये क्या आप 6 साल के बाद सीखोगे? तो फिर आपको अनुभव कब आएगा? सो डोंट वेस्ट योर पीरियड, द गोल्डन पीरियड दैट यू हैव नाउ। आपके पास 2000 दिन है। 3 साल का 1000 दिन होता है, 6 साल का 2000 दिन आपके पास है आपके यौवन का। उसको गवाइए मत। कॉलेज के बाद घर में जाके गेम मत खेलिए, टीवी मत देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास टाइम पास मत कीजिए। हमारा पहला लव है वाघभट्ट। हम जब आपकी उम्र में थे तो हमें ऐसे नहीं लगा कि पास में बैठी हुई लड़की जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, नहीं लगा हमें ऐसे, क्योंकि उम्र होती है वैसी, इमोशनल होती है, चंचल होती है, उच्छृंखल होती है। लेकिन उस उम्र में क्या हुआ, हमारे रैंचो ने हमारे सामने एक आदमी को खड़ा किया और बोला इससे प्यार करोगे? हमने बोला हाँ इससे प्यार करेंगे। तो अवर फर्स्ट लव, हमारा पहला डेडिकेशन, हमने जो दिल दिया वो वाघभट्ट को दिया है। इसलिए क्योंकि उसका नाम ही है अष्टांग हृदय। वो हृदय है, वो हार्ट है, वो दिल है, उसको दे दिया। इसलिए छुटपुट चीजों में अटके नहीं पड़े कभी, फ्लर्टिंग करे या टाइम पास करे, नहीं, ऐसी चीजों में अटके ही नहीं। उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। वो अब अभी मत करो, वो अभी करने लगोगे तो जिंदगी भर फिर कष्ट करना पड़ेगा। अभी कष्ट करो तो जिंदगी भर ऐश करो। तो हमारे रैंचो ने हमें बोला कि ये शाम के समय, जब उसकी 5 बजे कॉलेज खत्म होता था, 5:30 से 7 बजे तक वो हमें रोज टीका पढ़ाता था, संस्कृत में पढ़ाता था। तो टीका पढ़ाता था 1.5 घंटा, और 7 बजे के बाद गाड़गिल सर के क्लिनिक में हम रोज पेशेंट देखने के लिए खड़ा रहते थे। फर्स्ट ईयर के पहले हफ्ते से क्या पता चलता था उस समय? कुछ नहीं। कहाँ पढ़ा था आयुर्वेद? कुछ पढ़ा था क्या? नहीं। कुछ एनाटॉमी पढ़ी थी, फिजियोलॉजी पढ़ी थी, मेडिसिन पढ़ा था, पैथोलॉजी पढ़ी थी, कुछ नहीं आता था। लेकिन रोज पेशेंट देखते थे, नजर के सामने से पेशेंट जाता था, उसको चेक करते थे, क्या दवा दी है वो पढ़ते थे, दवाई के नाम पता चलने लगे, दवाई भरते थे, डिस्पेंस करने के लिए भरना पड़ता है दवा, उसका कौशल आ गया, हाथ चलने लगे। प्रैक्टिकली यू आर रेडी। हम जिस दिन प्रैक्टिस में बैठे उसके 6 साल पहले हम रोज पेशेंट देखते थे, इसलिए पेशेंट देखना कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए। सो वी आर रेडी टू ट्रीट द पेशेंट। इसलिए पाठ, अवबोध और अनुष्ठान, ये तीनों चीजें एक साथ करनी है आपको। जब आयुर्वेद पढ़ाने लगेंगे लोग तो पहला श्लोक पढ़ाएंगे, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। यही हमारा स्लोगन है, यही हमारा लोगो है, यही हमारा मोट्टो है, यही हमारी टैगलाइन है। आयुर्वेदीय पुणे नाम की जो संस्था ये व्याख्यानमाला आयोजित करती है, उसका संस्थापक था वैद्य अनिल पानसे, और उसकी टैगलाइन थी, हमारा घोषवाक्य था, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। परमादरः यानी क्या? रिस्पेक्ट नहीं। टीकाकार ने लिखा, टीकाकार का अर्थ है कमेंटेटर, उसका एक्सप्लेनेटर। उसने लिखा कथम आदरो विधेयः, आयुर्वेद के प्रति आदर कैसे होना चाहिए। पाठ, अवबोध, अनुष्ठान ही उत्कृष्ट यत्न कार्य।
उत्कृष्ट यत्न कार्य, उत्कृष्ट यत्न यानी ग्रेट एफर्ट, हाईएस्ट लेवल एफर्ट, not try, not chance. I will try it, I will take a chance. No, 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 no. You are not going to try, you are not going to take a chance. You are going to put your effort. उत्कृष्ट यत्न, ग्रेट एफर्ट. तो क्या होगा उससे? पाठ अवबोध अनुष्ठान अगर आप उत्कृष्ट यत्न से करोगे, ग्रेट एफर्ट से करोगे तो क्या होगा? तो वाग्भट लिखता है पाठावबोधानुष्ठान ही अधिगच्छत्यतो ध्रुवम, ध्रुवम निश्चित रूप से, अधिगच्छति प्राप्त होगा, आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा. क्या प्राप्त होगा? दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः. क्या चाहिए आपको जिंदगी में इसके अलावा? दीर्घं जीवितम, लंबी आयु, लॉन्गेविटी, आरोग्यम, हेल्थ चाहिए, धर्म, सारे कर्तव्य पूर्ण करने की क्षमता चाहिए, अर्थ, पैसा चाहिए, यश, नाम चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, है ना, और सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए, समाधान चाहिए, कंटेनमेंट चाहिए. दीर्घं जीवितम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः पाठ अवबोध अनुष्ठान ही अधिगच्छत्यतो ध्रुवम. वाग्भट ने लिखा हुआ एक भी वाक्य गलत नहीं है, एक भी वाक्य असत्य नहीं है, और जब वाग्भट लिखता है तो वह सत्य होता है. मेरी जिंदगी वाग्भट से चलती है. मैंने जैसे आपको बोला कि मैं फर्स्ट ईयर में डिस्टिंक्शन लेके पास हुआ अष्टांग हृदय के कारण, सेकंड थर्ड ईयर में मैं डिस्टिंक्शन लेके पास हुआ अष्टांग हृदय के कारण. मैं भारत के सर्वोच्च पीजी इंस्टीट्यूट में प्रथम क्रमांक पर सिलेक्ट हुआ, जहां पर केवल 10 सीटें थी अष्टांग हृदय के कारण. आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे नीचे जो लोग सिलेक्ट हुए थे 210 नंबर पर, मेरे साथ के जो मेरे 9 बैचमेट्स थे वो अपने अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे. कोई आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी का टॉपर था, कोई कर्नाटक यूनिवर्सिटी का टॉपर था. आज मेरे सारे के सारे बैचमेट्स कहीं न कहीं सर्वोच्च स्थान पर है. कोई एडवाइजरी बोर्ड पर है, कोई डीन है, कोई NABH का एक्रेडिटेशन है. हर व्यक्ति टॉप लेवल पर है. ऐसे लोगों के बीच मैं फर्स्ट था. किसके कारण? अष्टांग हृदय के कारण. शास्त्रे हृदय श्रेष्ठम तत्रापि सूत्र स्थानकम तत्रापि प्रथमोर्धश्च तत्राध्याय चतुष्टयम. ये आपको श्लोक आएगा बाद में, मैंने ही रचा है. अच्छा छोड़ दो, आपको डराता नहीं. तो अष्टांग हृदय ये मेरी जिंदगी है, मेरा फ्यूल है, मेरा इंजन है, मेरी पटरी है, मेरे व्हील्स है, मेरा स्टीयरिंग है, मेरा क्लच है, मेरा गियर है. मेरी जिंदगी वाग्भट से चलती है. आई प्रैक्टिस वाग्भट. तो अवबोध अनुष्ठान और पाठ ये रोज करते चले जाओ, एक साथ करते चले जाओ, बिना थमे चले जाओ, तो एक मुकाम पर ऐसे पहुंचेगी जब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग विल हैपन ऑन ऑफ इट्स ओन. काबिलियत पाने की कोशिश करो, कामयाबी अपने आप पीछे चली आएगी. ये वाक्य रैंचो ने 2008 में लोगों को बताया. हम उसको 1988 से जी रहे थे. आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने जो बोला कि हमने रैंचो 20 साल पहले देखा, वो था अनिल पानसे. आप दुर्दैवी है कि आप अनिल पानसे को नहीं देख पाए, या आप सुदैवी हैं कि आप उसको यूट्यूब पर सुन पाएंगे अनिल पानसे को, या हमारे लेक्चर्स के द्वारा आप अनिल पानसे को देख पाएंगे. तो ये सारा जो आपके सामने मैंने रखा इस प्रकार से कि आप कंठस्थीकरण करो, संस्कृत का डर निकाल दो, टीकाओं को पढ़ो, संस्कृत श्लोकों को संस्कृत में समझने का प्रयास करो. आएगा आपको. मुझे आया, मैं ग्रामीण भाग से आया हुआ, रूरल एरिया से आया हुआ सामान्य सा स्टूडेंट था. रय शिक्षण संस्था जैसे अत्यंत आर्थिक स्तर जिनका नीचे होता है ऐसी संस्था से आया स्टूडेंट था. लेकिन आज मैं संस्कृत में बोल सकता हूँ, संस्कृत में पढ़ सकता हूँ, संस्कृत में लिख सकता हूँ, संस्कृत में श्लोक रच सकता हूँ. दुनिया की किसी भी संस्कृत वाक्य पर आपको मैं 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ. मैं ये अहंकार से नहीं कर रहा. एक अनपढ़ बच्चे से एक संस्कृत तज्ञ तक जो मेरा प्रवास हुआ वो संभव है, ये बताने के लिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ. बाकी मेरे लेक्चर जो यूट्यूब पर है वो आप बाद में देखिए, उसमें आपको पता चलेगा. मैं एक वाग्भट पढ़ाने का कोर्स चलाता, वाग्भट यानी अष्टांग हृदय पढ़ाने का कोर्स चलाता हूँ आप जैसे बच्चों के लिए, बिगिनर्स के लिए, कि क्या वाग्भट है. देखिए 1.5 साल तक रोज 1.5 घंटा पढ़ाने के बावजूद अनिल पानसे ने हमें कितना पढ़ा है अष्टांग हृदय? 5 अध्याय. अष्टांग हृदय में 6 स्थान है, 120 अध्याय है. अकेले पहले सूत्र स्थान में जो आपका सिलेबस है उसमें 30 अध्याय, उसमें से भी केवल 15 ही आपके सिलेबस में है. और 1 साल में आपको ये लोग अभी तक 30 अध्याय पढ़ाते थे, अभी 15 पढ़ाएंगे आपको. लेकिन 1.5 साल रोज 1.5 घंटा पढ़ाने के बावजूद अनिल ने हमें केवल 5 अध्याय पढ़ाए. यानी कितना डिटेलिंग से पढ़ाया होगा, यानी कितना डिटेलिंग से पढ़ सकते हैं, यानी अध्ययन की डेप्थ कितनी हो सकती है, अध्ययन का स्पेक्ट्रम कितना हो सकता है. देखिए ऐसा गुरु मिलने के लिए भी भाग्य चाहिए, और ऐसे सक्षम गुरु है आपके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है. योगेश जी काले है, प्रयाग जी सेठिया है,
हम जैसे थोड़े मंदबुद्धि लोग भी आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए एक मित्र के रूप में आपके सामने हमेशा प्रत्यक्ष रूप में या ऑनलाइन रूप में उपस्थित है। कई सारे व्याख्यान आपको यूट्यूब पर आज अवेलेबल है, उनको देखिए। मेरे एक स्टूडेंट थे, वाघोली नाम का एक कॉलेज है पुणे में, जो सबसे बाद में खुला, वो सबसे फ्रेश कॉलेज था। तो मैं वहां पर पढ़ाने के लिए लेक्चरर के रूप में 98 में ज्वाइन हुआ, और वो सबसे अंतिम कॉलेज था, इसलिए सबसे लास्ट मेरिट वाले लोग वहां पर थे। यानी देखिए, किसी की बुद्धिमत्ता पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन उस समय तो ऐसा था कि जो लास्ट मेरिट के लोग थे, लास्ट चॉइस, सबसे अंतिम राउंड के लोग वहां पर एडमिशन लिए थे। उसमें एक था जो बहुत ही ग्रामीण एरिया से आया था। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप गेस कर पाओगे, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। बहुत ग्रामीण एरिया से आया था। उसके माता पिता जो है प्राइमरी टीचर्स थे। यानी वहां पर आयुर्वेद तो छोड़ दो, मॉडर्न की भी लोग, डॉक्टरी पहुंची ही नहीं थी, इतने रूरल एरिया से था वो। तो एजुकेशन क्या है, करियर क्या है, वो कुछ पता नहीं है, ऐसे एरिया से वो आया था। उसको छुट्टी लगने के बाद मैंने पूछा, अभी छुट्टी में क्या करोगे? वो बोला, मामा के घर जाऊंगा, मौसी के घर जाऊंगा, ऐश करूंगा, मजा करूंगा। अभी यहाँ पर 6 महीने तो मैं यहाँ होटल में रह रहा था। मैंने बोला, ऐसा पागलपन मत कर। एक दिन मामा के घर जा, एक दिन मौसी के घर जा, एक दिन माता पिता को मिल के आ, और बाकी जो आपको छुट्टी मिली है 1.5-2 महीने की, वो किसी अच्छे सक्षम वैद्य के पास जाके वहां पर पेशेंट देख। तो मैंने उसको ऊपरगांव रामदास आवाड़ जी के पास उस जमाने में 1998 में भेजा, और उसको इतना अच्छा लगा वो सारा, क्योंकि वाघोली में पेशेंट नहीं थे, नया नया कॉलेज था। पेशेंट देखने के लिए वाघोली पुणे से 27 किलोमीटर दूर है, तो पुणे में रोज आके पेशेंट देखेगा ऐसे नहीं था, क्योंकि उस समय उतना वाहन की व्यवस्था नहीं थी, बहुत मुश्किल था। आज वाघोली कॉलेज देखिए, वहां पर रिक्शा जाती है, बस जाती है, उस जमाने में कुछ नहीं जाता था। तो केवल छुट्टियों में वो रामदास वाड़ के पास आज इतना बड़ा वैद्य है कि निगड़ी में जो ओवरब्रिज जाता है, वहां के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उसके खुद के 2 बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, प्रैक्टिस के केवल 5वें साल में उसने मर्सिडीज परचेस कर ली। एक बहुत रूरल एरिया से आया हुआ लड़का जो अंतिम एडमिशंस के मेरिट लिस्ट में था, वो आज एक सक्षम वैद्य है। यहाँ प्रैक्टिस करता है पुणे में, मुंबई में प्रैक्टिस करता है, टीवी पर व्याख्यान देता है। ये क्षमता आ गई उसमें। किस कारण से? रोज जाके वो पेशेंट देखा, जो छुट्टियों में अच्छे वैद्य के पास, जिसके पास रोज 50-60 पेशेंट देखने की व्यवस्था है, उसके पास जाके देखा, इसलिए हो गया। अगर आप पुणे में हो, अगर आप अच्छे A क्लास सिटी में हो, तो आपको वहां के आयुर्वेद वैद्य के पास जाके रोज पेशेंट देखना चाहिए। तो ये अनुष्ठान है, पाठ अवबोध अनुष्ठान। ये 3 विधियां हैं, एक समयावत छेदेना, साइमल्टेनियसली एकदम एक साथ करने की, तो आप एक सक्षम वैद्य के रूप में बाहर आओगे। तो ये करके देखिए। एक दोस्त के रूप में मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की, और एक श्लोक बताता हूं और फिर ये रोक देता हूं। वाक्सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यते ताध्ययनान्तगः। अध्ययन अंतगः, अध्ययन स्टडी, अंतगः उसकी अंतिम छोर की ओर जाने की जो इच्छा रखता है, who wants to traverse that topmost position, there is plenty of room at the top, और नीचे बॉटम में बहुत भीड़ है, भीड़ में मत खो जाओ। देखिए, ट्राई टू बी डिफरेंट, ट्राई टू बी आउटस्टैंडिंग, विलक्षण होने का प्रयास करो। लेट पीपल लाफ एट यू बिकॉज यू आर डिफरेंट, बट यू विल बी एबल टू लाफ एट ऑल दोज बिकॉज दे ऑल आर सेम। सो ट्राई टू बी आउटस्टैंडिंग, एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करो। तो वाक्सौष्ठव, वाक्सौष्ठव का अर्थ होता है अच्छा उच्चारण। संस्कृत जो है ये मंत्रों की भाषा है। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते। आप जिस प्रकार का विचार करोगे, उस प्रकार की कृति, उस प्रकार की अनुभूति, उस प्रकार की प्रचिति, उस प्रकार का रियलाइजेशन हो सकता है। मंत्र नहीं होते, आपको विश्वास नहीं है, ठीक है। मान लो कि आप चौराहे पर खड़े हो, या आपके घर के सामने खड़े हो, आपकी गली में खड़े हो, और कोई एक एरोगेंट आदमी आ गया और आपको माँ बहन पर गालियां देके वहां पर बकने लगा, तो आपको अच्छा लगेगा? आप क्या करोगे? आपको गुस्सा आएगा, आप आग बबूला हो जाओगे, आप उसको अपनी भाषा में गालियां दोगे, या आप उसको 2-4 घूसे तो 2-4 लाते मारोगे, आपको क्रोध आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आपकी माँ बहन पर अगर उसने गालियां दी तो सभी लोगों के सामने, चौराहे पर, रास्ते पर, आपके घर के सामने, लगेगा ना? तो किसी एक अनपढ़, गंवार, एरोगेंट व्यक्ति के बुरे शब्दों का आप पर असर पड़ता है और आप उत्तेजित, क्रोधित होकर उसको मारने के लिए जाते हो, तो
अच्छे व्यक्ति ने अच्छे उद्देश्य से, अच्छे उच्चारण के साथ, अच्छे शब्दों का अगर उच्चारण किया तो उसका सुपरिणाम नहीं होगा, होगा। उसके पीछे का आचरण, उसके पीछे की क्षमता, उसके पीछे की तपस्या अगर उतनी होगी तो मंत्रों का भी प्रभाव होता है। मननात् त्रायेतीति मंत्रः, तो आयुर्वेद के श्लोक जो है ये मंत्र है, उनका उच्चारण जो है वो भली भांति करने के लिए सीखिए। उसे कहते हैं वाक् सौष्ठव, वाणी की सुष्ठुता। शरीर सौष्ठव शब्द आपने देखा है ना, कट दिखाई देते हैं, मसल दिखाई देते हैं, इस पोजीशन में, उस पोजीशन में, शरीर सौष्ठव, हाँ, बॉडी बिल्डिंग वो शो करते ना लोग। वैसे वाक् सौष्ठव, अच्छा उच्चारण। ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होता है। जिह्वा नहीं होती है, जिह्वा होती है। आम्ल नहीं होता है, अम्ल होता है। आशीर्वाद नहीं होता है, आशीर्वाद होता है। साइकोलॉजी का स्पेलिंग क्या है? साइकोलॉजी का स्पेलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि आदमी को इंग्लिश आता ही नहीं है। साइकोलॉजी का मैं स्पेलिंग आपको बताता हूं, SYKOLIJI, चलेगा आपको? SYKOLOGI चलेगा? नहीं चलेगा। आपको साइकोलॉजी का स्पेलिंग ना आता। अगर मैं आपको बोलूँ कि साइकोलॉजी का स्पेलिंग जो है वो PSYCHOLOGY है तो आप बोलोगे हाँ ये बराबर है। उसमें से P साइलेंट है, SY का उच्चार साय होता है, CHO का उच्चार चो नहीं होता है, को होता है, GY का उच्चार गी नहीं होता है, जी होता है, फिर भी आपको सही लगता है। यानी इतनी टेढ़ी मेढ़ी विचित्र बेशिस्त नियम से बिल्कुल बाध्य नहीं है, ऐसी विचित्र भाषा की भी स्पेलिंग आपको कंठस्थ है और उस पर आपको गर्व है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग कर, मैं बोल रहा हूं कि उसका स्पेलिंग SYKOLOGI होना चाहिए, आप बोल रहे नहीं, आपको लगता है PSYCHOLOGY होना चाहिए, वो सही है। इतना आपको अंग्रेजी के प्रति ज्ञान है तो संस्कृत का उच्चारण, संस्कृत का लेखन शुद्ध होना आवश्यक नहीं है ना? अगर आप अपनी भाषा पर, अपने शास्त्र पर, अपनी धरोहर पर, अपनी परंपराओं पर, अपने राष्ट्र पर अभिमान नहीं रखोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? मान लो कि आप आपके घर में हो और आपका छोटा भाई ग्राउंड में आपके घर के सामने खेल रहा है उसके समवयस्क बच्चों के साथ, और आपको आपके छोटे भाई को घर में बुलाना है, माताजी ने बोला कि भाई को आवाज देगी उसको घर में बुला ले। तो अगर आपने दरवाजे में खड़े रह के उसको बुलाया, ए ब्याकल, ए मूर्ख, कितने टाइम से खेल रहा है, चल घर में आ, पाएगा? आएगा, क्योंकि आप सीनियर हो, आप बड़े भाई हो और वो छोटा भाई है, उसको तो आना है। लेकिन आपने उसको आवाज कैसे दी, ए मूर्ख, ए ब्याकल, कब से खेल रहा है, चल घर में आ। दूसरे दिन उसके जो समवयस्क, उसके साथीदार है, उसके को प्लेयर्स है, उसके जो फ्रेंड्स है, उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? वो भी उसको बोलेंगे तू मूर्ख है, तू बेअक्ल है ना? क्योंकि आपने सबके सामने उसके साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार किया। ऐसे ही होता है अगर आप अपनी भाषा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी धरोहर के साथ, अपने हेरिटेज के साथ, अपने शास्त्र के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी उसको? आपको आपके शास्त्र के प्रति, भाषा के प्रति, आपके कल्चर के प्रति, आपके हेरिटेज के प्रति, आपकी परंपरा के प्रति, आपके धर्म के प्रति, आपके देश के प्रति, आपके राष्ट्र के प्रति अगर आदर नहीं है, प्रीति नहीं है तो दूसरों को क्यों होगा? क्या कल आके रॉजर, डेविड, जॉन, माइकल आयुर्वेद की सेवा करेंगे, आयुर्वेद का अंगीकार करेंगे? नहीं करेंगे। ये हमें करना है, अनिल को, सुनील को, अनिता को, सुनीता को। ठीक बोल रहा हूं ना? इसलिए वाक् सौष्ठव। फिर वाक् सौष्ठव अर्थ विज्ञान है, उसका अर्थ समझ लो, ये आपका ही जिम्मेदारी, आपका ही उत्तरदायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाक् सौष्ठव अर्थ विज्ञान प्रागल्भ है, उसमें स्किल हासिल करो, कौशल्य हासिल करो। योग क्या है? योग कर्म सु कौशलम। टेढ़े मेढ़े आसन करना या ठास ठूस कपालभाति प्राणायाम करना ये योग नहीं है। योग की भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में की हुई डेफिनेशन है, योग कर्म सु कौशलम, द एक्सीलेंस इन योर जॉब इज योग। सचिन तेंदुलकर योगी है, क्या बात कर रहे हो, तो क्रिकेटर है। आपको अगर मैंने पूछा गॉड ऑफ द क्रिकेट, आप क्या आंसर दोगे? सचिन तेंदुलकर दोगे ना? वो गॉड है? नहीं, उसको भी मर्यादाएं है, कई सारी मर्यादाएं हैं। क्या उसने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं कभी? नहीं। 6 सिक्सर मारने वाले लोग तो अलग है, गैरी सोबर्स, रवि शास्त्री, युवराज सिंह। अच्छा छोड़ दो, क्या उसने एक ओवर में 6 बाउंड्री, 6 4 कभी मारे हैं? कभी नहीं। वो तो दुनिया में अकेला है, संदीप पाटिल। क्या उसने सबसे ज्यादा कैचेस लिए हैं? नहीं।
सबसे ज्यादा कैचेस तो सुनील गावस्कर ने लिए हैं। क्या तेंदुलकर ने कभी वर्ल्ड कप जीता है? नहीं, वो तो कपिल देव और धोनी ने जीता है। क्या तेंदुलकर ने डेब्यू में कंटिन्यूसली 3 बार डबल सेंचुरी की है? नहीं, वो तो अजहरुद्दीन ने की थी। यानी कई सारे बैटिंग के भी रिकॉर्ड जो है तेंदुलकर के नाम पर नहीं है। बॉलिंग के और विकेट कीपिंग के तो हो ही नहीं सकते। तो फिर भी तेंदुलकर को गॉड ऑफ द क्रिकेट क्यों मानते हैं? बिकॉज ही हैज एक्सेल्ड इन द सिलेक्टेड फील्ड ऑफ बैटिंग। वैसे आपको भी मर्यादा है। आयुर्वेद आप कितना भी पढ़ ले, आपको कुछ न कुछ वैयक्तिक मर्यादा ही रहेगी। एक कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो 35 साल से 31 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसको कभी डिप्रेशन आता है कि मैं 35 साल से कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूं लेकिन एक भी गायनेक का पेशेंट मेरे पास नहीं है? नहीं। तो अपनी मर्यादाओं को जानो, नो योर लिमिटेशन, एक्सेप्ट योर लिमिटेशन एंड एक्सेल योर पोटेंशियल। आप में अच्छा क्या है, आपका बलस्थान क्या है, आपकी अच्छी कैपेसिटीज कौन सी है, उनको डेवलप करो और उन कैपेसिटीज के साथ आपने चुने हुए क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर जाने का प्रयास करो। दैट इज प्रागल्भ्य, विजडम, एक्सपर्टाइज फ्रॉम ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज ऑफ योर फील्ड। देन कर्म नैपुण्य, प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए। दैट इज कर्म निपुणता। निपुण दैट इज एक्सपर्ट, कर्म दैट इज प्रैक्टिकल। केवल थियोरेटिकल एक्सीलेंस नहीं, एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं, वो आपको सत्यता में रियलाइज करने की क्षमता आनी चाहिए। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यमावहंती, पद पद पर पद पद का प्रत्यय आना चाहिए। पद का अर्थ होता है शब्द। आयुर्वेद में पढ़े हुए हर शब्द का आपको हर पद यानी आपके हर कदम पर प्रत्यय आना चाहिए, अनुभव आना चाहिए। शुड बी एबल टू रियलाइज ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ आयुर्वेद इन ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ योर लाइफ। यह अनिल पांसे का कहना था, पदे पदे प्रत्यमावंती। जो जो देखोगे उसको आयुर्वेद में देखने का प्रयास करो, जो जो आयुर्वेद में पढ़ोगे उसको जिंदगी में देखने का प्रयास करो। दैट इज कर्म नैपुण्यम। एंड देन तद अभ्यास है, उसको करते रहो करते रहो करते रहो। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, दैट इज प्रैक्टिस। करते रहो एंड आफ्टर 10 15 20 25 35 years you may achieve the sure shot success that is called as सिद्धि। वाक्सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भे कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च एतेताध्ययनन्तगः। ये आयुर्वेद के अध्ययन का विधि है। आयुर्वेद का स्टडी कैसे करे इसका ये विधान है। शॉर्ट में पाठ, अवबोध, अनुष्ठान। रट लो, कंठस्थीकरण कर लो, बायहार्ट कर लो। अवबोध उसको संस्कृत टीकाओं के साथ समझो और अनुष्ठान आज से किसी क्लिनिक में ज्वाइन करो, किसी वैद्य के पास पेशेंट देखने के लिए जाना शुरू करो। घर में बैठकर टीवी, मोबाइल, ऐप टाइम पास मत करो। या फिर अभी जो बताया वाक सौष्ठव, अच्छा उच्चारण पढ़ो, उसको अच्छे उच्चारण करो। हम पाठांतर की स्पर्धा आयोजित करते थे, आपके लिए भी की जाएगी, उसमें सम्मिलित हो जाओ, उसमें टॉप क्लास आने का प्रयास करो। वाक सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने, उसके अर्थ को समझो। प्रागल्भे विजडम को प्राप्त करो। कर्म नैपुण्य प्रैक्टिकल एक्सेलेंस को प्राप्त करो। तद अभ्यास है, उसका अभ्यास यानी उसको रिपीट करते जाओ और वन डे आई एम श्योर दैट यू विल अचीव द ग्रैंड सक्सेस, दैट इज सिद्धि। सो ये हमारा क्यों करना है और कैसे करना है इस विषय का विस्तार था। क्यों करना है? क्योंकि आयुर्वेद मेरा है, इस देश का है, मेरी परंपरा है, मेरा धरोहर है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा उत्तरदायित्व है। अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? ये सोच के चलिए। अगर आप नहीं करोगे आयुर्वेद तो कौन करेगा? बाहर का आदमी आके करेगा? जॉन माइकल रॉजर डेविड आएगा? नहीं, आपने से अनिता सुनीता अनिल सुनील को करना है। इसलिए आपका ये प्रथम कर्तव्य है कि आयुर्वेद को मैं क्यों करूं? क्योंकि वो मेरा है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, पैसा मिलेगा, ड्यूटी पूरी होगी, सपने पूरे होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, हर चीज वट एवर यू वांट। जो जे वांछील तो ते लाहो, आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूर्ण करने की क्षमता आयुर्वेद में है। हम कहाँ थे आपको क्या बताए और आज कहाँ पहुंचे वो भी आपको क्या बताए। ये जो पूरा लग्जूरियस जर्नी है हमारा सेटिस्फाइड जर्नी है, हमारा एक्सेलेंस का जर्नी है, वो आयुर्वेद के वरदान के कारण है, वो वाग्भट की असीम कृपा के कारण है, वो महागुरु कोल्लटकर सर के आशीर्वाद के कारण है, वो दिलीप गाडगिल सर के मार्गदर्शन के कारण है, और हमारे सीनियर, हमारे सन्मित्र, हमारे गुरुजी और हमारे भगवान वैद्य अनिल पांसे की मार्गदर्शन से, प्रेरणा से, असीम कृपा से, उसकी सुसंगति से, उसी के कारण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये। अनिलाय नमो नमः।